वैन का फुल फॉर्म पता है किसी को यहाँ पर? व्हाट इज वैन? वाइड वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क? तो वाइड एरिया नेटवर्क सर जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। मतलब बेसिकली आपके दो अलग अलग डिफरेंट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि मेरी कंपनी है, गूगल है, गूगल की एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच मुंबई में, एक ब्रांच बैंगलोर में, इनका अपना प्राइवेट नेटवर्क है। बट जो ये इंटरकनेक्टिविटी करवा रही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में, तो दो राउटर के बीच में हमारा कौन सा लिंक बनेगा? वाइड एरिया नेटवर्क वाइड का लिंक, एरिया। वैन लिंक बोलते हैं। तो क्या होता है वैन? क्या आर्किटेक्चर है? क्या प्राइवेट नेटवर्क होता है? क्या पब्लिक नेटवर्क होता है? किस किस तरीके से हम एक कंपनी के जो डेटा है सिक्योर करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो आज आज के टॉपिक में सारी चीजें कवर होंगी हमारी। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता है वैन की क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है? जो नेटवर्क एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से एक्सटेंड करा हुआ हो। ज्योग्राफिकल एरिया से कि आपका दिल्ली में ब्रांच थी, एक मुंबई में ब्रांच है, एक बैंगलोर में ब्रांच है। अभी तो मैं कंट्री की बोल रहा हूँ, तब भी मैं वैन लिंक बोल रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई गूगल की, आपको पता है गूगल जैसी कंपनी की मल्टीपल कंट्रीज में ब्रांचेस है, उनकी मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो एक प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड, यानी डेडिकेटेड लिंक है उनकी कंपनीज के बीच में। जो राउटर्स टू राउटर के बीच में लिंक होगा दैट विल बी वैन लिंक। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इंटरनेट को भी हम क्या बोलते हैं, कंसिडर करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हो गाइस, दैट इज आल्सो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपका नेटवर्क किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है, फिर ऐसे मल्टीपल नेटवर्क जब एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, राउटर्स टू राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी, तो क्या बनाते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऐसे ही एक कंपनी की पर्सपेक्टिव से इंटरनेट भी समझ में आ गया जब मल्टीपल नेटवर्क हो गए। सर ऐसे ही एक कंपनी क्या करती है जब उनको अपनी प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, यानी ये देखो, यूएसए में एक राउटर है, एक ब्रांच, मतलब कि एक ब्रांच हमारी यहाँ पर भी है ऑस्ट्रेलिया में, एक ब्रांच इंडिया में भी, एक ब्रांच दुबई में भी है, गूगल की मानता हूँ। तो जो राउटर्स के बीच में यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी, इनको भी क्या बोलेंगे? इनका प्राइवेट नेटवर्क अपना, इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं करी इन्होंने, इन्होंने अपना ही प्राइवेट नेटवर्क बनाया और मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करवा दिया। इंटरनेट नहीं, जो भी डेटा जाएगा वो इन्हीं इसी इस राउटर से जो जाएगा इस पर्टिकुलर लिंक से होते हुए R2 के पास जाएगा, इंटरनेट से नहीं होना, यानी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है हम। तो ये और सिक्योर बोलते हैं। ये भाई ये मानते हो ना कि अपनी अपने नेटवर्क बना दिए इन लोगों ने, मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट करवा दी, तो जो डेटा जा रहा होगा कि अनऑथराइज बंदे के पास पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इनका अपना डेडिकेटेड नेटवर्क है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं करी। ये चाहते तो क्या करते हैं, अपने सारी ब्रांचेस को, जैसे कि मैंने बोला ये सारी जितनी भी ब्रांचेस है, ये तो एक तो डेडिकेटेड लिंक था, या तो ये सब ऐसे भी कर सकते थे भाई, सारी ब्रांचेस को इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया? इंटरनेट से, तो तब भी यहाँ पर कनेक्टिविटी बनती इनकी। बट जो भी डेटा जा रहा होता है वो एक पब्लिक नेटवर्क से होते हुए जा रहा होता है, मानते हो? तो कोई भी अनऑथराइज बंदा कैप्चर कर सकता है। या तो आप कंपनी या तो ऐसे कनेक्टिविटी बिठाती है अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की, या तो जो जस्ट मैंने अभी रिप्रेजेंट करते नहीं, डेडिकेटेड लिंक बिठा दी इनके बीच में। समझ रहे हो? ऐसे भी हम नेटवर्क बनाते हैं अपना वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर ये लिखा हुआ है, द टर्म वैन टिपिकली यूज टू रेफर एन एंटरप्राइज प्राइवेट कनेक्शन। एक एंटरप्राइज यानी कंपनी, अच्छी खासी कंपनी। ठीक है, अब जो भी वो अपनी प्राइवेट नेटवर्क बना रही है उसको भी हम वैन ही बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, उनके मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं, अब उनमें कनेक्टिविटी कराने के लिए वो क्या करती है? प्राइवेट नेटवर्क बनाती है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? वैन नेटवर्क। ठीक है, ओवर पब्लिक यानी एक शेयर्ड नेटवर्क, जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, हम क्या यूज, जब ये कनेक्टिविटी करवाती है, जैसे कि मेरी कंपनी थी यार, गूगल जैसी कंपनी है, अब उन्होंने इंटर कनेक्टिविटी करवाने के लिए करा हुआ है, इंटरनेट से कनेक्शन ले रखा है हर एक ब्रांच का। ठीक है, क्लियर है? R3 R4। तो जब भी ये इंटरनेट पे, जब ये पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टिविटी करवाती है अपनी कंपनी के डेटा को शेयर करवाने के लिए, तो वहां पर वो कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी यूज करता है जिससे सिक्योर रहे यार। अब इनको पता है ये डेटा पब्लिक नेटवर्क से भिजवा रहे हैं, वहां पर अटैक हो सकते हैं, कोई अनऑथराइज बंदा पढ़ सके। जब एक भाई कंपनी है भाई, अगर वो ऐसे ही पैसे बचाने की भी करती होगी बॉस, दूसरा अगर वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर रही है अपनी डिफरेंट ब्रांचेस की डेटा शेयरिंग के लिए, तो वो क्या करती है? कोई प्रोटोकॉल यूज करती है जिससे डेटा सिक्योर रहे, और क्या रहे? सिक्योर।
तो क्या करते हैं हम, वीपीएन यूज करते हैं। वीपीएन सुना है कभी आप लोगों ने? वीपीएन यूज किया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे क्या होता है, जो भी आपको डेटा जा रहा होगा ना, वो इंक्रिप्टेड होकर जाता है, और बहुत सारी चीजें एडिशनल होती है जो सिक्योर बनाती है आपके डेटा को। तो क्या करती है, जो आप जब आप आपकी कंपनी ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस को ओवर द पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टिविटी करवा रखी है, तो क्या यूज करते हैं, वीपीएन कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्राइवेट वैन आर्किटेक्चर। इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, बट वीपीएन की मदद से ये क्या बना पा रहे हैं, एक तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन इसी काम के लिए आता है कि आपका एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बने। कहां पर, जब आप एक इंटरनेट से कनेक्टिविटी ले रही है आपने मल्टीपल ब्रांचेस की, यानी आईएसपी से कनेक्टिविटी करके इंटरनेट पर जुड़ गए आप लोग, फिर डेटा भिजवा रहे हो। यहां तक कोई भी डाउट स्टूडेंट्स? थ्योरी है गाइस ये, ठीक है, समझना है आपको, ये कंसेप्ट है, ये सारे आप सब लोग यूज भी करते हो, कंपनीज भी यूज करती हैं। चाहे आप AWS करो, चाहे कुछ भी करो, आपको ये समझना पड़ेगा वीपीएन क्या होते हैं। डन है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट क्या बोला, देयर आर मेनी डिफरेंट वैन टेक्नोलॉजीज ओवर द, बहुत सारी वैन टेक्नोलॉजीज थी। तो कहीं कुछ, जैसे मैंने बोला दुबई में कोई और वैन टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, किस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। जरूर थोड़ी है कि हर एक भाई, हर एक के पास आईफोन थोड़ी है नया वाला, किसी के पास पुराने टेक्नोलॉजी वाला आईफोन भी होगा, काम तो सेम ही कर रहा है। तो तब भी हम क्या, ऐसा ना हो कि नया आईफोन वाला पुराने आईफोन वाले को कॉल ना कर पाए, कनेक्टेड, ऐसा थोड़ी होता है। तो चाहे टेक्नोलॉजी आप पुरानी भी यूज करो, फिर भी आप क्या कर सकते हो, डेटा शेयर कर पाओगे, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है स्टूडेंट्स, उनको हम किसके नाम से जानते हैं, लेगेसी। लेगेसी के भी नाम आपको सुने हो, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस टाइम पे इसने अपना काम पूरा एफिशिएंटली किया होगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो आपके सामने एक मैंने क्या किया, एक डेडिकेटेड लिंक से प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है। मैंने बोला NS3 की एक कंपनी है, मैंने बोला ये कि यहाँ पर ये दिल्ली में ब्रांच है, गुड़गांव में यानी, बैंगलोर में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है, और एक मुंबई में ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ तुम्हें आर्किटेक्चर समझना है, कैसे कनेक्टिविटी करिए, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक डेटा सेंटर था दिल्ली में, जहां पर हमारे पास डिवाइसेस लगे हुए, रैक लगी हुई है, सर्वर्स लगे हुए यहीं पर। जो भी डेटा स्टोर करवाना होगा इनको कहाँ करवाएंगे, सारे ऑफिस वाले अपने डेटा सेंटर में करवाते हैं। तो देखो, जो डेटा सेंटर है यहाँ पर राउटर है, इसके पीछे आपको पता है कनेक्टिविटी में सर्वर्स होंगे, स्विचेस होंगे, सब लगे हुए होंगे। ऐसे ही ये ऑफिस A है हमारे बैंगलोर, ये ऑफिस B है, ऑफिस C है। इन सबके बीच में क्या है, डेडिकेटेड लिंक है। डेटा सेंटर के ऑफिस A से डेटा सेंटर तक क्या है, डेडिकेटेड लिंक बना रखा है, प्राइवेट नेटवर्क दे रखा है। आईएसपी के पास गई होगी कंपनी, वो बताया होगा कि सर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें क्या बनाना है, प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, हमको चाहिए एक डेडिकेटेड लाइन, डेडिकेटेड वायर चाहिए, जिससे हम क्या करें, डेटा शेयर कर पाए, और उस पर्टिकुलर लिंक पे, जो ये लिंक है यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी और कंपनी का या किसी और यूजर का डेटा ना जा पाए, सिर्फ हमारी कंपनी का ही डेटा जाए। तो आईएसपी क्या करती है, हमें लीज लाइन, हम खरीदते हैं लीज लाइन, क्या खरीदते हैं ना, लीज समझते हो, मतलब एक तरीके से रेंट पे, जब तक पैसे देंगे तब तक डेडिकेटेड लाइन हमारी है, इसमें किसी और का डेटा नहीं भेजेंगे, और थोड़ा ज्यादा पैसे भी लगते हैं लीज लाइन में, क्योंकि डेडिकेटेड दिया ना लिंक, तो क्या पता ना वो लिंक बनाना पड़ेगा आईएसपी को, परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वायरिंग करनी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा, बट बना देते हैं हम, ठीक है। तो देखो, ऑफिस ए डेटा सेंटर कनेक्टिविटी है, ऐसे ऑफिस बी की भी डेटा सेंटर से कनेक्टिविटी है, और ऑफिस सी की भी डेटा सेंटर से कनेक्टिविटी है। अरे आपने साइकिल के टायर देखे हैं, उसमें एक सेंटर स्पोक होता है, बाकी सारे हम ऐसे कनेक्टिविटी होती है ना, साइकिल के टायर ऐसी तो होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, हब, इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक। मतलब कि देख रहे हो, एक सेंटर जगह से कनेक्टेड है सारे के सारे ब्रांचेस हमारे, जिसको भी डेटा भेजना होगा वो यहाँ पर डेटा सेंटर में भेजेगा, फिर यहाँ से जा सकता है शायद से ऑफिस सी के पास, ए को, अब ऐसे ए को बी के पास भेजना है, पहले डेटा जाएगा इस वाले राउटर तक, फिर यहाँ से यहाँ पर। ये कैसा आर्किटेक्चर है, हब एंड स्पोक। ये बन जाएगा हब, जो सेंट्रल लोकेशन बन जाती है, और स्पोक यानी जो डंडे होते हैं ना, जहाँ से कनेक्टिविटी, कि सारे के सारे लिंक इस हब से ही कनेक्टिविटी है, किसी के बीच में भी ऐसे नहीं है कि ऑफिस ए ऑफिस बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं किया। तो जब भी हम हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा जो बाकी ब्रांचेस होगी एक सेंट्रल लोकेशन से कनेक्टेड होगी। क्लियर है? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो यहाँ पर, अब या तो हमने लीज लाइन, आपको लग रहा है वो लीज लाइन, अब होता क्या है, मैंने डेडिकेटेड लाइन दिखा दिया आपको, फंडामेंटली वही होगा, फंडामेंटली यानी लॉजिकली काम वैसे ही कर रहा होगा, डेडिकेटेड लाइन होगी, बट होता क्या है, आईएसपी होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी अपने आप लाइन नहीं डाल रही होती, आईएसपी से करवाती है काम।
तो देखो, हमने डेटा सेंटर, जो हमारा डेटा सेंटर है, हमने आईएसपी को बोला कि भाई हमें डेडिकेटेड लिंक चाहिए 3 ब्रांच के बीच में। इस डेटा सेंटर से ऑफिस ए का डेडिकेटेड लिंक चाहिए, इस डेटा सेंटर से ऑफिस बी का अलग डेडिकेटेड लिंक चाहिए, और इसी डेटा सेंटर से ऑफिस सी के लिए क्या चाहिए, अलग डेडिकेटेड लिंक। तो बीच में ना कुछ सर्विस प्रोवाइडर होगा ऐसे करके, एक्चुअल में ये होगा, समझ रहे हो, जो आपको इंटरनेट, जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, होगा डेडिकेट ऐसे ही, बट आपको लग रहा होगा सर ये डेडिकेटेड लिंक तार बिछा दी, नहीं सर। बीच में कौन होगा यहाँ पर एक्चुअली, हमारा आईएसपी, जिसने ये लिंक बना रखे होंगे कि भाई सर आपको डेटा भिजवाना है ऑफिस ए से डेटा सेंटर में, ऑफिस से भिजवाएगा यहाँ पर सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो भी लिंक होगा, उससे डेटा होते हुए यहाँ जा रहा है। बट ये जो लिंक होंगे प्राइवेट होंगे, यानी डेडिकेट प्राइवेट, इसमें किसी और कंपनी का डेटा नहीं जा रहा होगा, नहीं किसी और यूजर, यानी कोई और इस कंपनी को छोड़कर कोई और यूजर होगा उसका डेटा नहीं फ्लो हो रहा होगा, सिक्योर है एक तरीके से। क्लियर है यहाँ पर, एक तो ये तरीका है। ऐसे ही देखो, अब जो ये आपके लिंक होते हैं, अब आजकल ये जो पहले केबल थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सीरियल केबल लिखी हुई है, सीरियल लिंक होते थे हमारे। सीरियल मतलब की टेक्नोलॉजी है जो हम पहले यूज करते थे, आजकल क्या आ गई है, फाइबर की भी आ गई है। फाइबर में ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पीड होती थी, सीरियल में थोड़ी कम अमाउंट ऑफ स्पीड होती थी। ठीक है, फाइबर सुने हैं अपन ने, फाइबर केबल बताई थी, ज्यादा लॉन्गर रेंज होती है, ज्यादा स्पीड भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट है। अब वही है कि अब यहाँ पर आपने इथरनेट केबल से लगा रहे हो, बट यहाँ पर कौन सी कनेक्शन हमारा, फाइबर का कनेक्शन है। कंसेप्ट सेम है पूरा, बट अब यहाँ पर आप किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो कनेक्टिविटी के लिए, वो डिपेंड कर रहा है। आप फाइबर भी कर सकते हो, सीरियल लिंक भी कर सकते हो, नॉर्मल कॉपर केबल से भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। कितना पैसा दे रहे हो, क्या आपकी डिमांड है, ज्यादा जल्दी डेटा भिजवाना है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी है, तो फाइबर चुनती है आजकल कंपनी है, क्योंकि सस्ती होगी। पहले फाइबर बहुत पहले से थी भाई, बट ओपनली इतनी अवेलेबल नहीं थी, महंगी थी, महंगी, समझ रहे हो। जब फोन आए थे, सुनना, जब फोन आए थे बहुत पहले, तब वो फोन कितने महंगे होते थे, हर एक के पास थोड़ी था फोन। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसे हो पाया कि और सस्ती होगी और सस्ती होगी, कॉमनली हमने अवेलेबल करवाई नॉर्मल लोगों के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, सस्ती हो जाती है। सस्ती भी हो जाती है, थोड़ी सस्ती भी हो जाती है, बट लोग यूज कर रहे होते हैं। उस समय फोन महंगे थे, तो ये थोड़ी है कि आप किसी के पास फोन नहीं है उस समय डर के मारे, सभी के पास फोन है ना यार। ऐसी फाइबर भी अब कॉमन टेक्नोलॉजी हो गई है। क्लियर। अब या तो मैंने आपको बताया था आईएसपी से आपके ले लोगे डेडिकेटेड लिंक, ले लोगे ऐसे करके, बीच में सर्विस प्रोवाइडर होगा जिसने आपकी डेडिकेटेड लिंक दे रखा होगा। या तो आपकी क्या होगा, देखो, या तो देखो, इस तरफ भी एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, इस तरफ भी आईएसपी होगा, इस तरफ भी एक आईएसपी होगा, इस तरफ भी एक आईएसपी होगा। इनके पीछे हमने किससे कनेक्टिविटी करवा रखी है, सारे कंपनीज की, इंटरनेट से। अब जो, यानी जो भी डेटा ये भेज रहे होंगे ऑफिस से डेटा सेंटर तक, वो एक पब्लिक नेटवर्क से जा रहा होगा, तो सिक्योर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेटा किस तरीके, किस पाथ से जा रहा है। क्या पता रवि जी के राउटर से होते हुए जा रहा हो, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा होगा तो कोई, अगर, क्योंकि फिक्स पाथ नहीं होता ऐसे में, तो आपका डेटा किसी अनऑथराइज बंदे के पास कैप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट से ऐसे कनेक्टिविटी का डेटा भिजवाते हैं अपनी कंपनी का, तो हम क्या यूज करते हैं, वीपीएन लगाती है कंपनी। ठीक है, वीपीएन से क्या होगा, जो भी डेटा जा रहा होगा इनक्रिप्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आइडेंटिटी और डेटा डिस्क्लोज नहीं कर पाते, कि कौन भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, और डेटा क्या है, वो नहीं पता लगा पाता अनऑथराइज बंदा। कैप्चर जरूर कर लेगा, बट पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, कि क्या डेटा जा रहा है, क्या भेज रहा है, कौन भेज रहा है। तो देखो, एक तरीके से मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, बट देखो इन सब के बीच में हमने क्या क्रिएट कर दी, एक टनल क्रिएट कर दी। लॉजिकल चीज होती है, लॉजिकल चीज। ये टनल रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी डेटा हमारे ऑफिस ए से डेटा सेंटर में जा रहा होगा, ये इनक्रिप्ट होके जा रहा होगा और सिक्योर फॉर्म में जा रहा होगा। एक लॉजिकल कंसेप्ट है टनलिंग का। ठीक है, ऐसा नहीं कि टनल खोद दिया हमने, नहीं। टनल, टनल क्या होती है, गुफा जैसी होती है, ऐसे मानते हैं सर, ऐसे ही आप इसको मान लो, बट कोई गुफा गुफा नहीं होती, डेटा आपकी नॉर्मल केबल से ही जा रहा होगा, बट वो सिक्योर डेटा होगा, इनक्रिप्ट करा हुआ होगा, जो भी डेटा इस टनल से जा रहा होगा इनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, डन। तो वीपीएन समझा दो, वीपीएन का आपको, जब अब वीपीएन आ गया तो आपको एक समझ में आया ना, आया आपको, एक नया टर्म आ गया, क्या, टनल। टनल बनती है हमारी ब्रांचेस के बीच में, कि जो भी डेटा फ्लो हो रहा होगा उसी टनल के थ्रू जा रहा होगा। और टनल का कंसेप्ट लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है कुछ चीज, कंसेप्चुअल है कि डेटा टनल, समझ रहे हो।
समझ गए ना लॉजिकल चीजें क्या होती है। ठीक है, अब देखो लीज लाइन के बारे में थोड़ी चीजें बता रहे हैं। लीज लाइन क्या होती है? लीज लाइन होती है डेडिकेटेड फिजिकल लाइन ट्राइंग टू, ये टाइपिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्राइंग नहीं आएगा, ट्राइंग टू कनेक्ट टू साइट्स। अरे और रविंद्र जी को अपने घर से यहाँ पर NS3 तक एक डेडिकेटेड लिंक चाहिए। मान तो रविंद्र जी की NS3 कंपनी है अपनी, वो बोलते सर मेरी एक ब्रांच यहाँ पर रिवाड़ी में, एक ब्रांच गुड़गांव में। ISP के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे डेडिकेटेड लिंक चाहिए, इनके बीच में प्राइवेट नेटवर्क बनाना है। ISP क्या करेगी, फिर एक डेडिकेटेड लिंक बना होगा तो आपको दे देगी, नहीं होगा तो बना के आपको दे देगी, टाइम लगेगा बनाने में, बट दे जरूर देगी, पैसा भी लेती है फिर वो। ठीक है, क्लियर है। तो लीज लाइन क्या होती है? डेडिकेटेड फिजिकल लाइन ट्राइंग टू कनेक्ट टू डिफरेंट साइट्स। ये रविंद्र जी का यहाँ पर एक साइट है और ये गुड़गांव में एक साइट है, इनके बीच में उन्होंने डेडिकेटेड लिंक बना रखा है। ठीक है, कनेक्टिविटी डेडिकेटेड लिंक करके कि अब जो भी डेटा जाएगा, आपको पता है कोई और राउटर है नहीं बीच में, तो इन दोनों के बीच में से जाएगा डेटा, मोर सिक्योर हो गया। बीच में इंटरनेट से तो होके जा रहा है, प्राइवेट मतलब कि इंटरनेट से होके नहीं जा रहा है। तो लीज लाइन जो टेक्नोलॉजी यूज करती है वो सीरियल कनेक्शन की यूज करती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट अपनी एक कनेक्शन होता है, एक HDLC इनकैप्सुलेशन होता है। ये दो टेक्नोलॉजी थी जिनकी मदद से हम सीरियल लिंक बना पाते थे। सीरियल केबल होती है, वो कनेक्ट करते हो, बट वो सीरियल केबल किस प्रोटोकॉल पे काम करती है? दैट आर दीज टू प्रोटोकॉल, TPP और HDLC। ठीक है, अब यहाँ पर देखो देयर आर वेरियस स्टैंडर्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करते थे लीज लाइन में भी। ठीक है, हर एक को याद नहीं कर रहे, हर एक कंट्री में अपने अपने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, एक सिस्टम दे दिया है कि फर्स्ट लेवल में जो सबसे शुरुआत में हुई थी हमारी, क्या होती फर्स्ट लेवल से। ठीक है, जीरो लेवल से हुई थी। जीरो लेवल में हमारी इतनी स्पीड मिलती थी। ठीक है, मतलब जीरो लेवल नॉर्थ अमेरिका में, जापान में और यूरोप में क्या है, हमारी क्या क्या स्पीड दे रहा है? 64 kbps की स्पीड दे रहा है इसी सीरियल लिंक में से। जो R1 और R2 में जो सीरियल लिंक बना रखा है ना हमने लीज लाइन में, अगर ये नॉर्थ अमेरिका में होते और तुमने जीरो लेवल चुना होता तो कितनी स्पीड प्रोवाइड करता हो? 64 kb, जो अब किसी काम की भी नहीं है। अब डेटा इतना ज्यादा हम भेजते हैं, इतनी ज्यादा अमाउंट का हो गया कि भाई ये कि डेटा हम भेज तो पा रहे हैं बट बहुत स्लो जा रहा है, बहुत ही स्लो। समझ रहे हो? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई, हम ज्यादा अमाउंट का डेटा भेज सकते हैं। ऐसी फर्स्ट लेवल में आप देख पाओगे कि नॉर्थ अमेरिका में कितनी स्पीड देती है? 1.544। जापान के लिए भी सेम है, बट यूरोप के लिए फर्स्ट लेवल की स्पीड क्या है? 2.4 मेगाबिट्स। वहां पर अपनी उन्होंने अपने तरीके बना रखे। ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड के स्पीड प्रोवाइड कर पाती है। ऐसे ही देखो इंटरमीडिएट लेवल में जो हमारा है यहाँ पर क्या दे रहा है स्पीड? ये यस 3.15 दे रहा है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, जापान में कुछ नहीं है ना, यूरोप में ये वाला लिंक। ठीक है, फिर सेकंड लेवल है, ज्यादा अमाउंट की स्पीड भेज रहा है। देखो यहाँ पर भी जापान में भी चल रही है और यूरोप में ज्यादा ही दे पाता है। ऐसी थर्ड लेवल है, नॉर्थ अमेरिका में कितनी दे रहा है? 44 Mbps की स्पीड दे पाएगा अगर आपको सीरियल लिंक चाहिए और आपने फोर्थ लेवल चुना, थर्ड लेवल चुना हुआ है। तो ऐसे करते करते लेवल है, जितने ज्यादा लेवल होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड आप भिजवा पाओगे। ठीक है, जापान नॉर्थ अमेरिका में ये है, जापान में ये है और यूरोप में ये है। क्लियर है? तो रट्टा नहीं मानना, समझना है। Right? अब क्योंकि जो लीज लाइन होती है सर, इनकी कॉस्ट मैंने कहा था ज्यादा, डेडिकेटेड लिंक है, ISP ज्यादा पैसे लेती है, तो क्या लिखा है? हायर कॉस्ट। पे लिखा हुआ है हायर इंस्टॉलेशन लीड टाइम, यानी अगर आपके यहाँ पर लिंक नहीं बना होगा डेडिकेटेड लिंक, तो ISP को बनाना पड़ेगा, केबल सेटअप करनी पड़ेगी R1 से R2 तक, है ना, टाइम लगेगा ना। तो ये हायर इंस्टॉलेशन लीड टाइम, यानी जो आपको अगर लिंक नहीं है, लिंक बनाना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम भी लगेगा बनने में। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है इतनी ज्यादा नहीं होती जो आप ईथरनेट वैन टेक्नोलॉजी से आप करवा पाते हो, यानी इंटरनेट से कनेक्टिविटी। जो आपकी सीरियल, जो आपकी लीज लाइन थी वो पहले सीरियल केबल यूज करती थी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आपकी, जो अब अगर आप ईथरनेट लगाते हैं यानी कॉपर केबल इनका यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, तो वो जो जो स्पीड देती थी वो सीरियल केबल नहीं प्रोवाइड कर पाती थी। क्लियर है? अब आता है MPLS। इतना ऊपर तक लीज लाइन समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? लीज लाइन डेडिकेटेड लिंक होता है। अब MPLS बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ISP के पर्सपेक्टिव से भी, CCNP के पर्सपेक्टिव से भी थ्योरी है यहाँ पर। बट यहाँ से आपको फंडामेंटली चीज समझ में आएगी, चाहे तो समझ में ना आए तो आपको समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी MPLS। और सरल है यार। तो MPLS की फुल फॉर्म क्या होती है?
मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो शायद से वो आपसे एमपीएलएस से पूछ सकती है, अच्छे चांसेस है एमपीएलएस पूछ सकती है। जो आपने कंसेप्ट पढ़ लिए वो तो बताने ही पड़ेंगे। क्या एमपीएलएस पता है आपको? एमपीएलएस क्या होता है? अधिकतर लोगों को पता होगा। ठीक है, तो पीछे नहीं रहना, अधिकतर लोगों में आना है हमें भी। तो एमपीएलएस की फुल फॉर्म मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग है। एक टेक्नोलॉजी होती है, इससे क्या होता है, एक तरीके से सिमिलर टू है इंटरनेट, बट ये क्या होती है, सर्विस प्रोवाइडर एमपीएलएस नेटवर्क शेयर इंफॉर्मेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट जैसी, इंटरनेट में क्या होता है कि पब्लिक नेटवर्क है, वहां पर रविंद्र जी का डेटा भी जा रहा है, रवि के जी पे, सुमित सर का भी जा रहा है, नवीन का डेटा भी फ्लो कर रहा है इंटरनेट से होते होते। अब एमपीएलएस भी एक सिमिलर कंसेप्ट है इंटरनेट जैसा, बट फंडामेंटल क्या है यहाँ पर, प्राइवेट वाला। कि यहाँ पर जो कंपनियां होंगी, मल्टीपल ब्रांचेस हैं उनके पास, आईएसपी से बोलेगी भाई मुझे एक डेडिकेटेड लिंक चाहिए, वो बोलेगा सर डेडिकेटेड लिंक का फायदा क्या है, हमारे पास एमपीएलएस की टेक्नोलॉजी है यार। आपका जो जो काम आपको जो सिक्योरिटी डेडिकेटेड लिंक दे रहा था, वो आपको वही काम एमपीएलएस भी दे पाएगा। फर्क यहाँ पर ये है कि अब जो लिंक होगा सर्विस प्रोवाइडर के, मैंने बोला यहाँ पर अभी डायग्राम दिखाऊंगा। फर्क ये है, ये रहा सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, इनके बीच में एमपीएलएस का अपना नेटवर्क होगा। ठीक है, एमपीएलएस में क्या होता है कि अब जरूरी नहीं है कि ये जो लिंक है यहाँ से, जो इनके बीच में लिंक है, यहाँ पर सिर्फ ऑफिस ए या फिर कंपनी ए का ही डेटा जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज का डेटा भी जा सकता है, बट ये है कि वो सिक्योर रहता है, कोई भी अनऑथराइज बंदा यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगा डेटा। तो कम पैसे भी लगते हैं थोड़े, डेडिकेटेड लाइन से थोड़े से कम। ठीक है, तो दिस इज द बेटर, ये एक बेटर अपग्रेडेशन है लीस लाइन से एमपीएलएस का टेक्नोलॉजी। बताएंगे कैसे करते हैं, अभी समझते हैं, क्लियर है? तो एमपीएलएस के नेटवर्क में क्या होता है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आईएसपी ने अपने एमपीएलएस का नेटवर्क बना रखा है, वहां से ऑफिस ए का डेटा भी जा सकता है, उसी लिंक से ऑफिस बी का भी जा सकता है, बट वो डेटा सिक्योर रहेगा, इतनी एश्योरिटी होती है कि कोई भी अनऑथराइज बंदा उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा और ना ही उसको रीड कर पाएगा। डेडिकेटेड लिंक का भी तो ये फायदा था, डेटा हमारा सिक्योर रहे, इसलिए प्राइवेट नेटवर्क बना रहे थे। अब वो बोल रहे तुम पब्लिक नेटवर्क से डेटा भिजवाओ, हम एश्योरिटी दे रहे कि वो सिक्योर रहेगा। दिस इज द बेटर अपॉर्चुनिटी, है ना? तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है, क्या आता है गाइस, देखो। अब ये एमपीएलएस को शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ एक इंटरप्राइज का डेटा नहीं जा रहा उस लिंक में से, मैनी कस्टमर एंटरप्राइज, यानी बहुत सारी एंटरप्राइज का कनेक्टिविटी करवा रखी होती है आईएसपी वालों ने, जो कि डेटा भिजवा रही है अपना शेयर, जो जो भी सेम शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो बीच में नेटवर्क है, उसी लिंक से मल्टीपल एंटरप्राइज का डेटा जा रहा होगा। ठीक है, तो वो भी तरीके से वैन लिंक की बनाएगी। डन। अब देखो, लेबल स्विचिंग, यहां पर नाम में क्या है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। यहां पर जो लेबल है ना, तो जो भी आप डेटा भेज रहे हो उसके आगे ना एक लेबल ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, लेबल। अरे आपके ओएसआई मॉडल से आपने सब चीज आगे भेज दी, जैसे ही आपका जो मेन राउटर होगा कंपनी का, जैसे डेटा उससे आउट हो रहा होगा, वहां पर क्या लग जाएगा, एक लेबल लग जाएगा। उसी लेबल को देख के हमें पता होता है कि कौन सी ब्रांच के पास डेटा भिजवाना है, और वो डेटा सिक्योर भी रहता है। उसी उसी से मतलब है कि इस कंपनी का डेटा कोई और पढ़ ना पाए, किसी और कंपनी डेटा के साथ मर्ज ना हो। ठीक है, तो देखो एमपीएलएस का भी बेसिकली कंसेप्ट हमारे वीपीएन जैसा ही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डेटा इनक्रिप्ट कर देगा, एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड कर दिया जिससे पता चलेगा कि डेटा में कैसे भिजवाना है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ टर्म्स है एमपीएलएस के अंदर, आपको ये लिखने भी है, समझने भी है। पहला क्या लिखा है, सीई राउटर। इसका मतलब क्या होता है, कस्टमर एज राउटर। जो राउटर आपकी ब्रांच, जैसे मैंने बोला मेरी एक ब्रांच है, ऑफिस है, कौन कौन से पेपर में आया था? अरे वो डिफरेंट नेटवर्किंग का किसका एग्जाम दिया था आपने? तो कोई नहीं, तो सर आ सकता है, आंसर भी ये दिया था क्या? हम्म। तो सर बहुत सारी चीजें हैं, अभी समझाता हूँ क्या होता है सी राउटर। सी राउटर यानी कस्टमर एज राउटर। एमपीएलएस जो है ये हम थोड़ी लगा रहे हैं, तो आईएसपी का अपना नेटवर्क है, एमपीएलएस की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, आईएसपी जनरली यूज करती है एमपीएलएस। ठीक है,
अब क्या हुआ, जो राउटर आपकी कंपनी से ब्रांच से कनेक्टेड है वो बन जाता है हमारा क्या, सी राउटर। अरे NS3 का नेटवर्क है यहाँ पर, जो मेन राउटर होगा, अगर हम मानता हूँ हमारी मल्टीपल ब्रांचेस है, हमने MPLS का वो ले रखा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी ISP से, तो जो हमारी कंपनी का राउटर होगा NS3 का इस ब्रांच का, तो वो क्या बन जाता है, CE राउटर, कस्टमर एज राउटर। ठीक है। और उसके बाद कौन सा टर्म लिखा हुआ है, PE राउटर, यानी प्रोवाइडर एज राउटर। अब ये रहा मेरा कस्टमर, ये यहाँ मेरी ब्रांच थी, ये R1 हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब R1 का एक इंटरफेस हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है और R1 का एक इंटरफेस ISP के नेटवर्क से कनेक्टेड है, R2। तो जो राउटर ISP का हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, हमारा प्रोवाइडर एज राउटर। अब इस यहां से हमारी शुरू होती है अपने MPLS, यहाँ पर इसके इसके बाद से जो भी होगा वो ISP का अपना नेटवर्क होगा, जहां से वो डेटा भिजवा पाएगी हमारी दूसरी ब्रांच तक। क्लियर है। तो एक राउटर बन गया हमारा सी राउटर, और दूसरा बन गया जो हमारा जो हमें कनेक्ट करवा रहा है ISP के नेटवर्क से, वो क्या बन गया, प्रोवाइडर एज राउटर, PE राउटर। अब जो राउटर इस नेटवर्क के यानी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर होते हैं, बीच में होते हैं, वो बन जाते हैं हमारे P राउटर, यानी प्रोवाइडर कोर राउटर। जो मेन राउटर होंगे हमारे ISP के नेटवर्क के अंदर MPLS की टेक्नोलॉजी को डेटा फॉरवर्ड करवा रहे हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे क्या, कोर राउटर, प्रोवाइडर के कोर राउटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर समझ गए कौन है यहाँ पर हमारा, ISP। डन। अब देखो डायग्राम में देखना, कौन है, ऑफिस ए है, ऑफिस ए का जो राउटर जो कनेक्टेड ऑफिस ए से, वो क्या बन गया हमारा। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर उसके हमारा जो सी राउटर है हमारे वो ISP के नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, तो जो सी राउटर ISP के राउटर से कनेक्ट बनता है, जो ISP का राउटर होगा वो क्या हो जाएगा फिर हमारा, जिस राउटर से हमारी कंपनी का नेट राउटर कनेक्टेड है वो बन जाता है प्रोवाइडर एज राउटर। तो देखो यहाँ पर ऑफिस बी है, इसका भी सी राउटर होगा अपना, हमारी कंपनी का ये ऑफिस ए ऑफिस बी, मेरी कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है। और जो इनका भी जो जिस ये राउटर जो उसी ISP के जिस राउटर से कनेक्ट होगा बन जाएगा पी राउटर। और जो इस नेटवर्क के बीच में राउटर होते हैं जो डेटा फॉरवर्ड करवाने में हेल्प करते हैं कि भाई कैसे ऑफिस ए का डेटा पहुंचाना ऑफिस बी तक, वो बनते हैं हमारे क्या, प्रोवाइडर कोर राउटर। क्लियर है, इतने तीन टर्म MPLS में बिल्कुल पता होनी चाहिए। कोई डाउट तो नहीं आता, डायग्राम तो नहीं बनानी वाली, अपने हिसाब से बनाने का PDF शेयर कर देंगे, उसमें से कर लीजिएगा, भी समझना है। ठीक है। अब देखो आप थोड़ी थोड़ी चलते क्या होता है। अब मानते हैं ऑफिस ए में से डेटा भेजना है कहां पर, ऑफिस बी के पास। ठीक है। ठीक है। तो जब भी तो डेटा कैसे जाएगा, CE राउटर से कहां जाएगा, PE राउटर के पास। फिर PE राउटर आगे फॉरवर्ड कर देगा जहां पर कि जो भी इसको बेस्ट पाथ लगेगा, अपनी टेक्नोलॉजी MPLS यूज करके बेस्ट पाथ से आगे पहुंचा देगी दूसरे PE राउटर जहां पर आपके ऑफिस बी का कनेक्शन है। फिर यहां से भेज देगा इस CE राउटर के पास और यहाँ पर इसके पास पहुंच जाएगा, नॉर्मल राउटिंग वाला सिनेरियो। बट थोड़ा डिफरेंट है MPLS के अंदर। MPLS यानी जो ISP का नेटवर्क है यहाँ पर, ये MPLS का नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है वो बता रहा हूँ, वो बताते हैं। अब देखो, जब भी किसी PE राउटर के पास क्या रिसीव होता है, एक फ्रेम फ्रॉम CE राउटर। जब भी किसी राउटर के पास कोई, जैसे प्रोवाइडर है राउटर के पास कोई पैकेट रिसीव होता है, फ्रेम रिसीव होता है, तो वो क्या करता है, PE राउटर क्या करेगा, एक लेबल ऐड कर देगा उस फ्रेम में। क्या ऐड कर देगा, ये लेबलिंग समझते हैं क्यों करते हैं हम लेबलिंग, ये NS3 का PC1 ये PC2, ताकि पता चले कि ये कौन सा आइडेंटिटी के लिए। लेबलिंग समझ रहे हो, अरे हम बिस्लेरी की बॉटल है उसके ऊपर लेबल लगाते हैं ना तरीके से, उसे क्या पता चलता है बताओ, कि कौन सी कंपनी का लेबल, कौन सी कंपनी का पानी पी रहे हो। एग्जाम्पल है, लेबल वाला मत समझना। तो ऐसे ही जो भी आप डेटा भेज रहे हो उसके ऊपर ऐसे कोई लेबल नहीं लगाते, एक कंसेप्ट है, एक एडिशनल चीज ऐड होती है, डेटा ऐड होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेबल ऐड हो जाता है। उसी लेबल से पता चलता है कि कौन सी कंपनी का ये डेटा है। तो फिर उसी तरीके से हम, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क बनाना है कंपनी को, इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं करी, इन्होंने बोला MPLS का अपना नेटवर्क, जिसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल कंपनीज के डेटा जा रहे हैं। अब भाई मल्टीपल कंपनीज के डेटा जा रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई होगी कौन सी कंपनी का है, और कैसे भिजवाना है दूसरी ब्रांच तक, वो उस लेबल से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये लेबल, अच्छा ये डेटा आ रहा है इसके ऊपर लेबल तो कंपनी ए का है, तो यानी कंपनी, तो ये कंपनी ए का डेटा भिजवा रहे हैं हम इस नेटवर्क के अंदर से। ठीक है।
डन। तो जैसे ही पीई राउटर के पास कोई डेटा आता है, यानी प्रोवाइडर एज राउटर के पास डेटा आया है उस, और हमें भिजवाना आगे किसी और ब्रांच में, तो वो पी राउटर क्या करता है, एक लेबल ऐड कर देता है फ्रेम या पैकेट के ऊपर। डन है। तो इस लेबल से फायदा क्या होता है, आर यूज टू मेक फॉरवर्डिंग डिसीजन। इसी लेबल को देख के फॉरवर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। जैसे राउटिंग टेबल थी, वो हम उसमें डेस्टिनेशन आईपी को देख के फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते थे राउटर पे। अब ऐसे ही एमपीएलएस के नेटवर्क में क्या होता है, स्टूडेंट्स इस लेवल को देख के फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं हमारे प्रोवाइडर एज राउटर, प्रोवाइडर कोर राउटर। ठीक है, कि कैसे भिजवाना दूसरी ब्रांच तक। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी को देख के नहीं करते, जो लेवल ऐड हुआ है उसको देख के भिजवाते हैं। थोड़े नहीं, कंसेप्ट फंडामेंटल सेम है, बट इसके आगे एक और चीज ऐड कर दी सिक्योर करने के लिए, लेबल। लेबल से फॉरवर्डिंग भी हो रही है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होगी। ठीक है, अब देखो सीई राउटर कौन सा राउटर होता है, कस्टमर एज राउटर, जो आपकी कंपनी से कनेक्ट होगा। वहां पर आप एमपीएलएस यूज नहीं करते। ठीक है, सिर्फ कहाँ यूज होता है एमपीएलएस का, सिर्फ पीई और पी राउटर में, यानी प्रोवाइडर एज राउटर और जो कोर राउटर है, वहीं पर एमपीएलएस का टेक्नोलॉजी यूज होती है। एमपीएलएस को हम क्या बोलते हैं, लेयर 3। ठीक है, एक तरीके से हम इसे बताता हूँ, लिख लीजिए एक पॉइंट। व्हेन यूजिंग लेयर 3 एमपीएलएस वीपीएन, यानी अगर आपसे पूछे एमपीएलएस कौन सी वो है, तो एमपीएलएस को आप बोल सकते हो लेयर 3 है। ठीक है, लेयर 3 प्रोटोकॉल है। तो देखो आपने क्या करा, क्योंकि सी राउटर एमपीएलएस यूज नहीं करता, यहाँ पे क्या होता है, सी राउटर और पी राउटर के बीच में हमें क्या करनी पड़ती है, पीरिंग करानी पड़ती है, यानी राउट शेयर करवाने पड़ते हैं, नेटवर्क के बारे में बताना पड़ता है। राउटिंग करवाते हैं ना, नेबरशिप फॉर्म करते हैं। हाँ, तो ये आप करवा सकते हो, ताकि हम क्या कर पाए, राउटिंग की इंफॉर्मेशन हम शेयर करवा पाए। कौन कौन से नेटवर्क के बारे में तुम्हें पता है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसकी वजह से ऐसे ही होता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, ऑफिस ए का सीई राउटर किससे पेयर करेगा, पी राउटर से, और ऑफिस बी का सी राउटर किससे पेयर करेगा, पी राउटर। यानी पहले तो यहाँ पर इन्हें नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी, इस राउटर को इस राउटर के बीच में, ऐसे इस राउटर को इस राउटर के बीच में। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे ही ऑफिस ए का सी राउटर लर्न करता है अबाउट ऑफिस बी के राउटर्स का, तो वैसे ही यहाँ पर देखो क्या हो गया, ऑफिस ए का सीई राउटर ने क्या सीखा, ऑफिस बी के राउट्स। ऑफिस जो बी है वहां तक पहुंचने का राउट कैसे, किसके थ्रू, ओएसपीएफ के थ्रू। ऐसे ऑफिस बी के जो सी राउटर ने वहां पर ऑफिस ए के राउट्स के तक पहुंचने के लिए राउट जाना, नेक्स्ट हॉप क्या होगा आपका। अरे ऑफिस बी के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप क्या होगा, सिर्फ नेक्स्ट हॉप तो बताते एक तरीके से। तो वही चीज जानते हैं यहाँ पर वो चीजें। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है, देखो एमपीएलएस क्या बोल दिया, व्हेन यूजिंग लेयर 2। तो देखो जो एमपीएलएस है ना, चीज ध्यान रखना, अभी ऊपर मैंने बोला एमपीएलएस लेयर 3 और यहाँ पर लेयर 2 भी बोल दिया। तो जो आपकी एमपीएलएस की टेक्नोलॉजी है ना, वो लेयर 3 लेयर 2 दोनों पे काम करती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे काम करती है। अगर आप एमपीएलएस का लेयर 2 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो वहां पर सी राउटर और पी राउटर क्या नहीं कर पाते, पेयरिंग नहीं कर पाते, ओएसपीएफ नहीं चला पाएंगे यार, एक तरीके से नेबरशिप नहीं फॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क होता है वो ऐसा होता है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, किसके लिए, सीई राउटर के लिए। उसको दिखता नहीं है, उसको उसको ऐसा प्रिटेंड होता है, उसको ऐसा प्रिटेंड होता है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफिस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे, ऑफिस, प्राइवेट नेटवर्क का ये तो काम था कि ऑफिस ए का लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, ऑफिस बी से। अब बट हम कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, एमपीएलएस की टेक्नोलॉजी से। तो अगर आप लेयर 2 एमपीएलएस वीपीएन यूज कर रहे हो, लेयर 2 पे प्रोटोकॉल से एमपीएलएस यूज कर रहे हो, तो वहां पर जो हमारा ऑफिस ए का राउटर होगा उसको क्या प्रिटेंड होगा कि वो ऑफिस बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो वही बताया यहाँ पर कि सी राउटर कैसे प्रिटेंड होगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर पी राउटर होगा, एक प्रोवाइडर को राउटर होगा, जिसके थ्रू आपका डेटा एमपीएलएस का यहाँ पर फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, इफ द राउटिंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड, जो हमारे सी राउटर है वो अगर आपने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करी, तो जो आपके ये वाला सी राउटर है किससे पेयर करेगा, इस राउटर का डायरेक्टली पेयर करेगा। ठीक है,
ऐसे नहीं कि पी राउटर इनके बीच में वो कर, तो वो इनके थ्रू एक्चुअली बीच में राउटर तो होंगे ना, ये थोड़ी डायरेक्टली कनेक्टेड है। पर जो प्रिटेंड हो रहा होगा सी राउटर को, उसको क्या रहा होगा भाई कि भाई तेरे को इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए तेरा नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, सीधा सी राउटर का आईपी। बट मैंने बताया था एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर पी राउटर होगा, जैसे ही डेटा पी राउटर के पास क्या आता है उसके ऊपर क्या ऐड होता है गाइस, एक। अब डेटा आपकी डेस्टिनेशन के आईपी देख के फॉरवर्ड नहीं होता, वो कैसे होता है, लेबल को देख के ही फॉरवर्ड करवाता है हमारे एमपीएलएस के नेटवर्क के अंदर। थोड़ा समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं रविंदर जी? थोड़ा थोड़ा समझो, बट समझो इसे रीड करना, ना समझ में आया तो इसको एक एक पॉइंट उठा के वीडियो को देख के पॉज करके रीड करके सुन समझना, जैसे मैं बता रहा हूँ। डन है? तो सर यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर और भी सारी टेक्नोलॉजी है जिससे आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अपने सर्विस प्रोवाइडर के एमपीएलएस नेटवर्क से। बेसिकली हम या तो कॉपर केबल, फाइबर केबल, या तो वायरलेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। फाइबर के थ्रू हम अपने सीई राउटर को पी राउटर से कर सकते हैं कनेक्ट। ऐसे ही ऑफिस सी, जो सी का राउटर है उसको वायरलेसली कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, या जो आज जो केबल टीवी का नेटवर्क होता था जिसके थ्रू आपके घर में टीवी के चैनल्स आ पाते थे, आप उसके थ्रू भी सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, ऐसी सीरियल लिंक के थ्रू भी आप कर पाते थे। ऐसी यही फाइबर की। क्लियर है? तो ये सारी टेक्नोलॉजी किस लिए है, सिर्फ बीच में जो लगा रखी है यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हम कनेक्ट कर पाए अपने पी राउटर जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क हो। तो बहुत सारे तरीके जिससे आप अपने पी राउटर से कनेक्ट हो सकते हो। डन है? एक सेकंड दीजिएगा, तो एक बार रीड करो 2 मिनट के लिए क्या लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखो इंटरनेट कनेक्शन। सर अब आपके पास ना बहुत सारे तरीके होते हैं कि एंटरप्राइज के पास, ताकि वो किससे कनेक्ट कर पाए, इंटरनेट से। सच एज या तो प्राइवेट नेटवर्क बना ले, जो लीज लाइन ले लिया, वरना भाई आईएसपी के पास एमपीएलएस का भी टेक्नोलॉजी है। आपको डेडिकेटेड लाइन चाहिए तो हम वो भी कर देंगे, एमपीएलएस से जुड़ना तो एमपीएलएस से भी करवा देंगे, आईएसपी ऐसी बोलती है तो वो भी करवा सकती है। ठीक है, यूज टू कनेक्ट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ताकि आप सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से कनेक्ट हो पाओ। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क तो होता ही है इसलिए ताकि आप इंटरकनेक्टिविटी करा पाओ डिफरेंट डिफरेंट वैन आर्किटेक्चर के पास, एक जगह से दूसरी जगह में आप डेटा भिजवा पाओ। ठीक है, तो अब देखो आप कैसे कैसे कर सकते हो। केबल टीवी, डीएसएल, ये दो ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो पहले से थी। जो हमारे नेटवर्क बनने से पहले केबल टीवी आ गया था सब लोगों के पास, टेलीफोन का भी आ गया था ना नेटवर्क, जिसमें आप आवाज सिर्फ वॉइस भिजवा पा रहे हो। केबल टीवी के नेटवर्क में आप सिर्फ एक तरफ से डेटा शेयर होता था, पर डेटा तो शेयर हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो पहले कॉमनली यूज होती थी क्या होती थी, केबल। अब दोनों, इन दोनों के बारे में जानेंगे, केबल टीवी कनेक्शन और डीएसएल के बारे में। आप लोगों ने देखा भी होगा, देखेंगे करेंगे भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दीज डेज बोथ एंटरप्राइजेस एंड कस्टमर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल लगाती है। आजकल हर एक घर में फाइबर लग गया है, जो ज्यादा पॉपुलर ले रहा है। बट उससे पहले क्या हमारा यूज होता था भाई, केबल टीवी का और डीएसएल। तो केबल टी अब स्टार्ट करेंगे किससे, डीएसएल से। डीएसएल क्या है, बेसिकली आपकी टेलीफोनिक लाइन जो होती है ना, जो आपके जो ये फोन के कनेक्टर, जो जो फोन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेटवर्क बनाया था, अब आप उसके थ्रू भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। वायर तो वही थी, डेटा वही भिजवा रही है, बट वो जो पहले वो वायर थी वो किसके लिए यूज होती थी, डीएसएल फोन के सिग्नल भेजने के लिए, यानी वॉइस का डेटा। अब हम बोल रहे हैं उसी लाइन से हम आपका नॉर्मल डेटा, यानी आप वीडियो गेम डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेक्स्ट भेज सकते हो, सिर्फ वॉइस का डेटा नहीं और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा भी। बट वहां पर कंसेप्ट हमने एक चीज ऐड करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज ऐड होती है। देखो डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डीएसएल से डीएसएल प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू कस्टमर ओवर, एक जो फोन की टेलीफोनिक लाइन बिछी हुई थी, आप उसके थ्रू भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। एंड कैन शेयर द सेम फोन लाइन दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर होम। आपके घर पे मैंने बोला है
एमटीएनएल वाले ने अपनी लाइन बिछा रखी है, नेटवर्क बिछा रखा था उन लोगों ने, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको आपने आपने बोला कि मुझे इंटरनेट भी चाहिए, एमटीएनएल वालों से ही बोला, उन्होंने बोला करवा देंगे सर। एक मॉडेम लाते थे, मॉडेम उसी लाइन में कनेक्ट करवाया, फिर मॉडेम से दो केबल निकाली, एक केबल आपकी फोन में लगा दी, एक केबल आपकी पीसी में लगा दी, समझ रहे हो। तो बीच में वो केबल के एंड में क्या लगाया था हमने, मॉडेम। अभी जानेंगे मॉडेम करता क्या है, ठीक है। देखो वहां पर एक क्या लगाना पड़ता था हमें, मॉडेम। डीएसएल मॉडेम रिक्वायर्ड होता था हमारा, क्योंकि वो लाइन हमारी सिर्फ फोन की टेलीफोनिक सिग्नल भेजने के लिए थी। अब मैं उसी सिग्नल में मैं और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा भी भेज रहा हूँ, तो कोई ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो मेरे डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स को एक कॉमन सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। और जो ये मैंने क्या बोला, डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल को एक पर्टिकुलर सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। तो वो कौन सा डिवाइस होता है, मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कन्वर्ट करना और वापस जो कन्वर्ट किया हुआ डेटा उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में रखना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर फॉर्मेट टू द सूटेबल, जो भी इस पर्टिकुलर टेलीफोन लाइन में जो सूटेबल आपका फॉर्मेट था उस पर्टिकुलर लाइन पे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मॉडेम माइट बी अ सेपरेट, आपका क्या होता है, या तो आप एक सेपरेट डिवाइस भी मॉडेम लगा सकते हो, और आजकल क्या होता है भाई, जो आपके घर पे राउटर आते हैं ना उसी के अंदर एक मॉडेम की कैपेबिलिटी वाला फीचर भी होता है। अगर उस पर्टिकुलर राउटर पे नहीं है तो भाई आपको फिर मॉडेम खरीदना ही पड़ेगा, मानते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम देख के समझ जाओगे, ये रहा मेरा इंटरनेट सर्विस, ये रहा मेरा सर्विस प्रोवाइडर। बॉस यही मेरे को टेलीफोनिक लाइन भी दे रहा है और यही मेरे को क्या दे रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी। फर्क क्या है, अब जो ये कनेक्टिविटी इसने तो सिर्फ एक टेलीफोन की लाइन बिछा रखी थी, मानते हैं ये यहाँ पर लाइन काट दो, पहले हमारे टेलीफोन से कनेक्टिविटी थी इस लाइन की। अब हमने क्या बोला कि भाई हम डीएसएल लाइन से भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, तो हमने उसी लाइन पे एक डिवाइस अटैच कर दिया, क्या, मॉडेम। ये तो एक पर्टिकुलर सिग्नल ही भेज रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक डिफरेंट सिग्नल भी भेजना है, कहाँ पर, जो आपके घर पे नेटवर्क है। तो ये देखो ये नेटवर्क बना रखा है मैंने अपने घर के अंदर ही, मेरे घर के अंदर ही टेलीफोन लाइन है, ठीक है। तो जो भी डेटा अब यहाँ से आ रहा होगा, मैंने बोला पीसीए से स्विच में गया, स्विच से राउटर में गया, फायरवॉल से पास हो गया, इस मॉडेम के पास जाएगा। जो ये सिग्नल आ रही है डिफरेंट फॉर्मेट में सिग्नल है यार, ये टेलीफोनिक लाइन के सिग्नल नहीं है। तो इन सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ेगा उन सिग्नल्स में जो टेलीफोन की लाइन के सिग्नल में जा पाए। वो कौन कर रहा है हमारा यहाँ पर, मॉडेम इसलिए लगाना पड़ता था। आपने घर पे देखा होगा पहले मॉडेम, ठीक है, कार से डिब्बा आता है एक। अब यहाँ पर उसने जो सिग्नल आया उसे कन्वर्ट किया पर्टिकुलर टेलीफोनिक लाइन के सिग्नल्स में। अब वो इसमें टेलीफोनिक लाइन के सिग्नल भी जा रहे हैं, और जो आपके जो डेटा आप भेज रहे थे वो भी टेलीफोनिक लाइन के सिग्नल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। डेटा वही है बट किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, वो टेलीफोनिक लाइन के सिग्नल्स होते हैं। अब ये जब सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, ये टेलीफोन के सिग्नल अलग कर लेता है, और जो आपका इंटरनेट के सिग्नल है वो अलग कर लेता है। टेलीफोन जो फोन के सिग्नल है वो आगे पास ऑन कर देगा, और जो इंटरनेट का सिग्नल है वो कहाँ पास कर देगा, इंटरनेट वाली लाइन पे। क्लियर है। तो यहाँ पर भी एक डिवाइस होगा जो यहाँ पर वो दोनों सिग्नल्स को अलग अलग कर रहा होगा, ठीक है। अब मैंने बोला आप केबल टीवी के थ्रू भी, केबल टीवी यानी जो आपके केबल जिससे आपके टीवी कनेक्शन आते हैं उससे भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। केबल टीवी वालों की अपनी लाइन थी, नेटवर्क बना रखा था उन्होंने, जिसमें सिर्फ केबल टीवी के सिग्नल्स ही जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो किसके थ्रू, केबल टीवी की जो लाइन सेटअप करी हुई है टीवी के सर्विस प्रोवाइडर ने। अब वही सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दे रहा है। बोला भाई मैं आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मैं दे दूंगा, लाइन तो बिछा रखी है उसने। यहाँ पर भी एक डिवाइस चाहिए होगा, क्या, केबल टीवी का मॉडेम। सेम मॉडेम चाहिए होगा जो डीएसएल की तरह था, यहाँ पर एक और मॉडेम चाहिए होगा, ठीक है, जो कन्वर्ट करेगा आपके एक पर्टिकुलर सिग्नल को सूटेबल सिग्नल जिसमें आप भेज पाओ किसमें, केबल टीवी की लाइन पे, ठीक है। लाइक डीएसएल, दिस कैन बी अ सेपरेट डिवाइस और बिल्ट इनटू द होम राउटर। या तो ये सेपरेट डिवाइस भी हो सकता है, या तो जो आपके घर पर राउटर है उसी के अंदर मॉडेम की केपेबिलिटी भी हो सकती है। तो डायग्राम देखो, डायग्राम बिल्कुल सेम है इसकी। मॉडेम लगा रखा है, केबल टीवी के वहां पर नहीं लगा रखा, क्योंकि वहां पर तो सिग्नल केबल टीवी वाले ही है, वो तो जाएंगे यहाँ से नॉर्मली, इनको थोड़ी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बट जो सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं इनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी केबल टीवी की लाइन में भिजवाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मॉडेम। जैसे ही मॉडेम से पार हो जाएगा तो ये केबल टीवी के सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पर जाने के बाद ये दोनों सिग्नल अलग अलग कर दिए जाते हैं,
जो केबल टीवी के, वो केबल टीवी की लाइन में आगे जा रहे हैं, और जो हमारे इंटरनेट के, वो कहाँ चले जाएंगे, इंटरनेट से भिजवा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, डीएसएल वीएसएल ये सब चीजें। ठीक है, अब दिस इज वन, और अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या होता है, एक टर्म मैंने आपको बताई थी, रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या होता था, मल्टीपल पाथ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बोला है रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन, यानी जो आपके घर पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना, हम यहाँ पर किस किस तरीके से कर सकते हो। एक ही लगा रखा है, दो लगा रखे हैं, किस तरीके से लगा रखा है ताकि आपको नेटवर्क डाउन जाए ही ना। ठीक है, तो देखो, एक बोलते हैं हम सिंगल होम। सिंगल होम यानी आपने एक ही कनेक्शन ले रखा है, वो भी किससे, एक ही आईएसपी से। ये आपके घर का ये मतलब ये एनएस3 का नेटवर्क है, हमने यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रखी है किससे, एक ही सर्विस प्रोवाइडर से। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिंगल होम, क्योंकि एक ही कनेक्शन है। ठीक है, ये कभी डाउन चले जाएगा तो हम भेज पाएंगे आगे डेटा, नहीं। बट जब तक डाउन नहीं है तब तक डेटा जा पाएगा। ठीक है, तो ऐसी हमारी किस, ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिंगल होम। अब आता है ड्यूल होम। ड्यूल होम यानी आपकी कंपनी में दो राउटर लगा रखे हैं, और दोनों के दोनों राउटर किससे कनेक्टेड है, सेम सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से। कभी कभी ये लिंक खराब हो जाए तो डेटा आपके दूसरे लिंक से फिर भी जा पाए उस सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे, तो इसे क्या बोलते हैं हम, दो कनेक्शन ले रखे हैं एक ही आईएसपी से, ड्यूल होम हो गया। मल्टी होम यानी आपने एक कनेक्शन ले रखा है, कितने से, मल्टीपल आईएसपी से। कनेक्शन एक ही ले रखा है बट कितने आईएसपी से। अब देखना, मेरी कंपनी का नेटवर्क था ये, यहाँ पर मेरा ही, यहाँ पर मानते हैं राउटर स्विच लगा रखा है। ठीक है, अब इस राउटर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक अलग आईएसपी के से, और इस राउटर को कनेक्ट कर दिया मैंने एक अलग आईएसपी से, कि भाई मेरी, क्या पता है मेरा आईएसपी का नेटवर्क भी डाउन हो सकता है कभी। अगर इस आईएसपी का नेटवर्क डाउन चला जाए तो फिर भी हमारे पास डेटा होगा दूसरे आईएसपी के नेटवर्क से भिजवाने का, तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टी होम। अब आता है ड्यूल मल्टी होम, यानी हमने देखो क्या कर रखा है यहाँ पर, और ज्यादा वो बढ़ाती रिडंडेंसी, कि जो ये मेन राउटर था इससे मैंने एक आईएसपी से भी कनेक्शन ले रखा है, और इससे मैंने दूसरे आईएसपी से भी ले रखा है। जो दूसरा राउटर है मैंने उससे दो, एक कनेक्शन ले रखा है मैंने, इस आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है इससे, कि इनके बीच के कोई भी लिंक खराब हो जाए फिर भी मेरे पास कनेक्टिविटी रहे, मेरे पास मल्टीपल पाथ है डेटा भिजवाने के लिए। तो दीज आर नोन एज ड्यूल मल्टी होम। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब वैन क्या होता है, हब एंड स्पोक क्या होता है, किस किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, एमपीएलएस क्या होता है, ये केबल टीवी डीएसएल कनेक्शन से भी हम इंटरनेट पा सकते हैं, पर हमने मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं, सिंगल होम, मल्टी होम, ड्यूल होम, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब आता है आपका वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट से कनेक्टिविटी करनी है मुझे अपनी कंपनी की ब्रांचेस की, तो मैंने बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, वीपीएन, ताकि हमारा डेटा क्या रहे, सिक्योर रहे। वीपीएन बेसिकली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए काम आता है। टनल वनल कुछ बताया था मैंने आप लोगों को, टनलिंग बनती है, लॉजिकल कंसेप्ट है, तो वही पढ़ रहे हैं वीपीएन के बारे में। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ लिखना तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब इंटरनेट वीपीएन की बात हो रही है स्टूडेंट्स। प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए आप लोग लीज लाइन लेते थे तो एमपीएलएस नेटवर्क लेते थे। ठीक है, बिकॉज कस्टमर ट्रैफिक इज सेपरेटेड यूजिंग डेडिकेटेड फिजिकल लिंक। एक सिक्योर नेटवर्क था, एमपीएलएस के लिए भी सिक्योर था और फिजिकल डेडिकेटेड लिंक के लिए भी सिक्योर था। बट जब आप अपनी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट करवाते हो इंटरनेट से, तो एक पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो। जो भी आपका डेटा अगर आपने सिक्योर नहीं किया, एनक्रिप्ट नहीं किया, तो कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा पढ़ सकता है, कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज गलत थी। तो व्हेन यूजिंग इंटरनेट एज अ वैन टू कनेक्ट डिफरेंट साइट्स टुगेदर, साइट्स यानी डिफरेंट ब्रांचेस टुगेदर, देयर इज नो बिल्ट इन सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट। ऐसी कोई बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं पॉलिसी, तभी बोल रहे कि अनऑथराइज्ड बंदा कैप्चर कर सकता है आपके पब्लिक नेटवर्क में। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने सिक्योर कनेक्शन करने के लिए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच यानी मल्टीपल ब्रांचेस के बीच में क्या करते हैं हम, वीपीएन प्रोवाइड कनेक्टिविटी करते हैं हम। ठीक है, टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट,
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन आर, ठीक है। दो टाइप के वीपीएन होते हैं, एक होते हैं साइड टू साइड वीपीएन, एक होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। अभी नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा और काम से भी। पहला वीपीएन कैसा होता है, साइड टू साइड वीपीएन। यहाँ कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है, आईपी सेक, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एक प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। ऐसे जो रिमोट एक्सेस वीपीएन है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, टीएलएस, टॉप लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। डन। तो शुरू करते हैं हम साइड टू साइड वीपीएन से। तो साइड टू साइड वीपीएन कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है, आईपी सेक। अब देखिएगा यहां पर, लिख लीजिए। ठीक है, साइड टू साइड वीपीएन शुरू कर रहे हैं। अब साइड टू साइड वीपीएन में क्या होता है, जो दो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी दो साइड्स को, ये साइड टू साइड वीपीएन क्या बोलते हैं, वीपीएन बिटवीन टू डिवाइसेस एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट साइट्स टुगेदर ओवर द इंटरनेट। अरे ऑफिस ए ये रहा, राउटर ये रहा R1 ऑफिस ए का, और उसी दूसरे, और ये रहा इंटरनेट, ठीक है। और ये रहा ऑफिस बी R2, उसी कंपनी का ऑफिस भी। अब हमने इंटरनेट से कनेक्टिविटी ले रखी है इन दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए। तो जो हम साइड टू साइड वीपीएन होगा ना, वो कहाँ चलेगा, मेरी कंपनी के R1 पे और मेरी कंपनी के दूसरे के R2 पे। यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करवाएंगे चीजें, ताकि इन दोनों के बीच में क्या बन जाए, एक टनल बन जाए। भाई जो भी डेटा जाए वो यहाँ से इनक्रिप्ट होकर जाए, और कहाँ तक जाए, इनक्रिप्ट होके R2 तक। इसके बाद वापस डिक्रिप्ट हो जाती है। बट जो इसके बीच में लोग बैठे होंगे वो समझ नहीं पाएंगे क्या डेटा भेज रहे हैं, क्या चीजें हो रही है। क्लियर है। A tunnel is created between two devices by एक टनल क्रिएट हुई, और वो क्या टनल मतलब क्या हो गया, बेसिकली जो भी डेटा भेज रहे हो वो क्या हो जाएगा, इनकैप्सुलेट हो जाएगा। हमारा जो आपका ओरिजिनल आईपी पैकेट है, मैंने बोला जो आपका डेटा था, ये रहा आपका पैकेट। इसमें सोर्स आईपी आपके कंप्यूटर की लगी होगी, डेस्टिनेशन आईपी इस नेटवर्क की लगी होगी, ठीक है। तो जो आपका मेन ओरिजिनल पैकेट था, जैसे ही R1 यहाँ से भेज रहा होगा, यहाँ पर इंटरनेट के पास इस तरफ से भेज रहा होगा, क्योंकि यहाँ टनल बनी हुई थी, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर एक अलग वीपीएन का हेडर ऐड हो जाएगा, और एक नई आईपी हेडर ऐड हो जाएगा। एक वीपीएन का हेडर भी ऐड होगा, और उसके साथ क्या होगा, एक आईपी, एक नया ही अलग आईपी है, ताकि ये भी नहीं पता चल पाए कौन भेज रहा है, किसके पास भेज रहा है, और जो बीच में डेटा है वो इनक्रिप्ट हो रखा है। तो वीपीएन का हेडर भी ऐड होता है, और साथ में एक नई आईपी, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पाओगे आप, चाहे अब देखो यहाँ पर ये ऑफिस ए है, ऑफिस बी, हमने इंटरनेट से कनेक्टिविटी ले रखी है। अब ऑफिस ए ने डेटा भेजना था यहाँ पर ऑफिस बी वाले इस पीसी के पास। जो डेटा भेजेगा ये कैसे भेजेगा, ऑफिस ए से राउटर 1 तक अनइनक्रिप्टेड होगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इंक्रिप्शन बनाई नहीं देखी हमने। मेरी कंपनी का नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए। तो जो भी डेटा मेरे इस पीसी से निकल रहा है मेरे राउटर तक, वो क्या होगा, अनइनक्रिप्टेड। जैसी, और मैंने R1 और R2 दोनों पे साइड टू साइड वीपीएन इंस्टॉल किए हुए थे, चला दिए, एक्टिवेट कर दिए। इन दोनों के बीच में एक टनल बना दी मैंने, R1 R2 के बीच में। तो अब जो भी जैसे ही डेटा R1 से निकल रहा होगा, तो राउटर क्या ऐड करेगा, राउटर इनक्रिप्ट द डेटा। सबसे पहले डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जो अनरीडेबल हो। दूसरा, इस डेटा के ऊपर क्या ऐड कर देगा, एक नया वीपीएन हेडर, यानी एक नया आईपी हेडर, ठीक है। और फिर वो डेटा भेज देगा ओवर द इंटरनेट। तो जो भी डेटा है वो कैसे आ रहा है, इंटरनेट से होते हुए इनक्रिप्टेड डेटा। जैसे ही वो डेटा हमारे R2 तक पहुंचेगा, यहाँ पर डेटा कैसा रिसीव हुआ, इनक्रिप्टेड डेटा। तो R2 चेक करेगा कि क्या डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो मेरा ही है, यानी जो यहाँ पर आईपी हेडर लगा होगा, डेस्टिनेशन को नया हेडर लगा था, क्या वो इसी का है। इसका होने के बाद वो डेटा को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जो नया वीपीएन हेडर लगाता और आईपी हेडर लगाता उसे रिमूव करेगा, और जो ओरिजिनल पैकेट था आपका वो अनइनक्रिप्ट करके कहाँ भेज देगा, इस पीसी के पास। थोड़ा समझ में आया कैसे हो रहा है साइड टू साइड वीपीएन। तो साइड टू साइड वीपीएन हम क्या लगाते हैं, अपनी कंपनी के मेन राउटर्स पे, जिनके बीच में भी आपको टनल बनानी है। तभी नाम क्या है इसका, साइड टू साइड। एक साइड से दूसरी साइड के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए प्राइवेट नेटवर्क, यानी हम जो वीपीएन की यहाँ पर चीजें एक्टिवेट करेंगे वो R1 और R2 पे करेंगे, बीच में किसी राउटर पे नहीं करते जो इंटरनेट में है, ठीक है। देखो जो डेटा सेंड कर रहा है डिवाइस,
वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल पैकेट को एक सेशन की के साथ यानी उसको इनक्रिप्ट कर देगा और रन करता है एक फॉर्मूला के साथ, मतलब कि यार एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, एल्गोरिथम होती है जिससे उसने इनक्रिप्ट किया होगा डेटा। इनक्रिप्ट यानी आपने हाय सुमित सर भेजा, उसने जिस तरीके से इस हाय सुमित सर उसने इनक्रिप्ट किया, एक फॉर्मूला यानी एल्गोरिथम रन करी होगी जिससे डेटा क्या हो गया, एक अलग वे में कन्वर्ट हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। ठीक है। जो सेंडिंग डिवाइस होता है वो क्या करता है, उस जो इनक्रिप्टेड पैकेट होता है यानी जो अभी तो आपने डेटा भेजा था उसको आपने इनक्रिप्ट कर दिया, कौन भेज रहा है उसकी आईपी कहाँ, मैक एड्रेस, जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वैसे कि उसको क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। उसके ऊपर क्या ऐड करता है, एक नया वीपीएन का हेडर एंड अ न्यू आईपी, दो चीजें ऐड कर दी, एक नया वीपीएन का हेडर और आईपी हेडर भी। ठीक है। द सेंडिंग डिवाइस सेंड्स द न्यू पैकेट टू द डिवाइस ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल, यानी R1 से डेटा जाएगा R2 तक ही, नया वीपीएन हेडर ऐड करने के बाद भी और नई आईपी हेडर ऐड करने के बाद भी। ठीक है। जो रिसीविंग डिवाइस होता है वो वापस वो डिक्रिप्ट करेगा ओरिजिनल पैकेट को और मूव कर भेज देगा, जो ओरिजिनल पैकेट है वो कहाँ भेज देगा, डेस्टिनेशन के पास। अब साइड टू साइड वीपीएन में मैंने आपको बताया टनल फॉर्म होती है, टनल किसके बीच में फॉर्म होती है, सिर्फ दो बंदों के बीच में फॉर्म होगी और किसी के बीच में नहीं, जिसके बीच में भी आपने साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर किया है। तो ऑफिस ए का R1 और ऑफिस बी का R2 के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक टनल। ठीक है। ऑल द अदर डिवाइस इन ईच साइज डू नॉट क्रिएट अ वीपीएन फॉर देमसेल्फ, यानी आपको जो साइड टू साइड वीपीएन में जो हमारे अंदर डिवाइसेस है इसके अंदर, इनको जरूरत नहीं है यहाँ पर वीपीएन यूज करने की। ठीक है। वो तो सिर्फ डेटा भेज रहे हैं ना ऑफिस बी के पास, बट आपके जो कंपनी का मेन राउटर है आपने वहां पर साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है। अब एक लिमिटेशन है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था साइड टू साइड वीपीएन कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है, आईपी सेक्स, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, वो चीजें करने के लिए। अब लिमिटेशन क्या है बॉस, यहाँ पर देखो, जो आईपी सेक प्रोटोकॉल है ना वो क्या सपोर्ट नहीं करती, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के मैसेज सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ यूनिकास्ट सपोर्ट करती है। अगर यूनिकास्ट सपोर्ट कर रही है तो राउटिंग टेबल जो आपके नेबरशिप फॉर्म होती है हेलो मैसेज भेजते हैं किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में, मैंने बताया था, आपने पढ़ा भी, एक मल्टीकास्ट एड्रेस में भेजती है 224.0.0.8.9.5, वो तो उसकी थी H7P की थी। ठीक है। रिप EIGRP OSPF, तो जब अगर मैंने बोला आईपी सेक प्रोटोकॉल है राउटर राउटर के बीच में, वो यहाँ पर क्या क्या यूज नहीं करती, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, तो वो OSPF नहीं चला पाएगी क्योंकि आपने राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करा हुआ है, साइड टू साइड। तो प्रॉब्लम वाली बात आ गई ना ये। तो हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ पर एक हमारे पास ना एक और प्रोटोकॉल है, उसका नाम क्या है, GRE, क्या नाम है उसका, वो सपोर्ट करती थी। ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखना, तो ये जो प्रॉब्लम थी कि आपकी आईपी सेक, सिर्फ अगर आप आईपी सेक चला रहे हो तो वो क्या कर पाएगी, वो मल्टीकास्ट और ये सपोर्ट नहीं कर पाती, जीआरई कर पाती थी। तो हम जीआरई को किसके साथ यूज करते हैं, आईपी सेक के साथ, ताकि वो क्या करे, राउटिंग प्रोटोकॉल भी शेयर कर पाए और टनल में जो डेटा जा रहा है वो भी इनक्रिप्ट होके जाए। ठीक है। तो जो आज की डेट में आपको इसके बारे में समझना भी है, पढ़ना भी है आपको, इन फ्यूचर भी अगर आप सिक्योरिटी में जाना चाहोगे, जीआरई ओवर आईपी सेक। ठीक है। आईपी सेक की मदद से आपका वीपीएन हेडर लग रहा है और नया इंटरनेट जो आईपी लगा रहा है, अपनी एक आइडेंटिटी बता रहा है दूसरी, वो आईपी सेक के थ्रू लग पा रही थी। बट वो जो चीज है वो हमारी क्या सपोर्ट नहीं करती, मल्टीकास्ट। तो जीआरई सपोर्ट करता था, तो जीआरई को किसके साथ यूज करते हैं, आईपी सेक के साथ, ताकि वहां पर राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यूज हो जाए और डेटा भी हम टनल के थ्रू भिजवा पाए। ठीक है। अब देखो, कॉन्फ़िगरिंग अ फुल मैश ऑफ टनल बिटवीन मेनी साइड इज अ लेबर इंटेंसिव टास्क, यानी देखो फुल मैश क्या होता है, देखो मेरी R1 एक ब्रांच है, R2 एक ब्रांच है, R3 एक ब्रांच है, R4, तो साइड टू साइड में हम क्या कर देते हैं भाई, एक साइड को दूसरी साइड के साथ कनेक्ट, तो मैंने R1 को R2 के साथ कर दिया, R1 को R3 के साथ भी साइड साइड वीपीएन चला दिया और R3 को R4 के साथ भी चला दिया। तो आपको दिख रहा है हब एंड स्पोक बना हुआ भी यहाँ पर, हब एंड स्पोक याद है, एक सेंट्रल लोकेशन से सारी डिवाइसेस सारे, हाँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बना पाएंगे हम R2 को R3 के साथ, R2 को R4 के साथ भी नहीं बना पा रहे, हम डायरेक्टली लिंक नहीं बना पा रहे, साइड टू साइड वीपीएन नहीं चला पा रहे।
तो अगर आपको फुल मैश बनाना है, यानी आपको R2 को इसके साथ भी करना है, R3 को भी करना है, R2 को यहाँ पर भी करना है, समझ पा रहे हो? फुल मैश बनाना है। तो वो जो चीज सपोर्ट हुई थी वो हमारे पास सिस्को का एक खुद का वीपीएन है, जिसका नाम क्या है, सिस्को का डीएम वीपीएन। तो ये मैश बना पाता है। मैश तो याद है ना, हर एक साइड के पास हर एक लिंक दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए डेडिकेटेड लिंक होने चाहिए। तो ये डीएम वीपीएन ये चीजें कर पाता था। ठीक है, अब जीआरई ओवर आईपीसेक बता रहा हूं, जो मैंने बताया था, जो हम यूज करते हैं साइड साइड वीपीएन में। क्या करते हैं, जीआरई की फुल फॉर्म क्या होती है, जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। इसकी मदद से आप टनल बना पाते हो आईपीसेक के थ्रू। ठीक है, हाउएवर जो जीआरई है ये क्या सपोर्ट नहीं करती, इनक्रिप्ट करना। ये टनल बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, बट ये क्या नहीं कर पाती, ठीक है, जीआरई बोल रहा हूँ सिर्फ। इसीलिए जीआरई की मदद से हम क्या कर, जीआरई और आईपीसेक की मदद से क्या कर पाते हैं, जीआरई की मदद से हम यहाँ पर टनल बना पाते हैं और राउटिंग भी करा पाते हैं। और आईपीसेक के थ्रू, आईपीसेक के ऐड करने के बाद जीआरई के साथ वहां पर क्या पता है, इंक्रिप्शन भी हो गई, टनलिंग भी बन गई, और राउटिंग भी शेयर होगी, और आपका डेटा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के पास भी जा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम सिंगल जीआरई चलाते तो वहां पर हमारा काम नहीं बन पाता। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जीआरई की सिक्योरिटी अगर हम आईपीसेक के साथ जोड़ दे तो कामयाब थे हम। तो हमने वही किया, इसलिए हमने जीआरई ओवर आईपीसेक यूज किया। दोनों को यूज करते हैं हम। ठीक है, जो ओरिजिनल पैकेट होगा वो कौन कौन इनकैप्सुलेट करेगा, उसको इनकैप्सुना। जो ओरिजिनल पैकेट होगा, ये मेरा पैकेट था, इसमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक जीआरई का लगा दिया हेडर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जीआरई का हेडर क्या करेगा यहाँ पर, ये टनल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और जीआरई के साथ एक नया आईपी हेडर भी डाल दिया। और इसके बाद इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आईपीसेक को यूज करते हैं। आईपीसेक को जैसे यूज करेंगे तो डेटा ये क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा बीच का। इसी के ऊपर एक नया वीपीएन हेडर लगाएगा आईपीसेक, और एक नई आईपी हेडर भी। अब देख पा रहे हो कितना डेटा मेरा ये रहा, इसके ऊपर मैं एडिशनल डेटा डाले जा रहा हूँ सिक्योर करने के लिए। इसलिए सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी थी। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा, ये जो इनक्रिप्टेड डेटा लिखा हुआ है इसमें जीआरई का भी होगा, नॉर्मल डेटा भी होगा, और इसके ऊपर जो ये आईपीसेक का वीपीएन हेडर ऐड हुआ है और नई आईपी हेडर ऐड हुआ है, ये एक तरीके से हमारा क्या, आईपीसेक के, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था फुल मैश बनाने के लिए साइड टू साइड का हमारे पास एक एक जो सिस्को का बनाया हुआ प्रोटोकॉल है, जो तरीका है, वो क्या है, डीएम वीपीएन। ठीक है, डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन ये सिस्को का बनाया हुआ सोल्यूशन है, ताकि आप क्या कर पाओ, राउटर्स यहाँ पर डायनेमिकली क्रिएट कर पाए फुल मैश। एनईए यहाँ पर मैश है। ठीक है, फुल मैश ऑफ आईपीसेक टनल विदाउट मैन्युअली कॉन्फ़िगरिंग एवरी टनल। आपको मैन्युअली हर एक टनल को यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। क्या करोगे, डीएम वीपीएन यूज करोगे, साइट्स बता दी, तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो मैश टोपोलॉजी बना देगा साइड टू साइड वीपीएन की। यानी R1 यानी जितने भी राउटर्स होंगे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड होंगे, और हर एक के पास मल्टीपल पाथ होंगे। मैंने R1 और इनके बीच में ला दिया, फिर क्योंकि डीएम वीपीएन की शक्ति यही थी कि यहाँ पर इनके बीच में क्या बन रहा है, फुल मैश टोपोलॉजी, और भी साइड टू साइड वाली। तो देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप सिर्फ आईपीसेक यूज कर रहे हो, यानी साइड साइड वीपीएन यूज कर रहे हो, तो वहां पर कुछ ये चीजें बनती थी। अगर आप डीएम वीपीएन यूज करोगे तो आप यहाँ पर ये चीजें बना सकते हैं, यानी हर एक ब्रांच को हर एक ब्रांच से कनेक्टिविटी कर सकते हो, फुल मैश बना सकते हो डीएम वीपीएन के अंदर। इज इट क्लियर। दो वीपीएन थे, एक थे साइड टू साइड, दूसरा क्या था, रिमोट एक्सेस वीपीएन। जो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता था, ठीक है, ये फंडामेंटल है, ये कैसे काम कर रहा है, टीएलएस प्रोटोकॉल की मदद से ही काम कर पा रहा है। ठीक है, अभी जानेंगे। तो साइड टू साइड वीपीएन जो था, हम किस लिए यूज करते थे, कि ताकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के बीच में, यानी दो डिफरेंट साइट्स के कनेक्टिविटी करनी है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो हम वो कर पाते थे। वेयर एज जो रिमोट एक्सेस वीपीएन है, इसमें हम अलाउ करते हैं एंड होस्ट को एक्सेस करने के लिए
क्या, कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज, यानी अब ये जो वीपीएन होगा, रिमोट एक्सेस वीपीएन, मैं अपनी कंपनी के मेन राउटर में नहीं लगाऊंगा, जो मेरी कंपनी के यहाँ पर एंड होस्ट होंगे ना, जो उस नेटवर्क के अंदर होंगे, उन पे चलेंगे, यानी रविंद्र जी, रवि जी, सुमित जी, नवीन जी, अवधेश जी, अवधेश जी, समझ रहे हो, इन सबके लैपटॉप में चलता है ये साइड टू साइड वीपीएन, ना कि हमारी कंपनी के मेन राउटर पे। क्योंकि यार वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया था, याद करो। अब सारे के सारे बंदे हमारे ऑफिस में तो नहीं बैठे हुए हैं, घर से काम कर रहे हैं। कंपनी की दूसरी ब्रांच में डेटा पहुंचाना है, कुछ चीज एक्सेस करनी है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड करते हैं हम। तो जो हम वीपीएन डालेंगे, हम अपनी अपने राउटर में डालते हैं अपने एंडोस में, यानी मैं अपने लैपटॉप में डालूंगा रिमोट एक्सेस वीपीएन। उसके बाद ही मैं अपनी कंपनी के रिसोर्सेज, यानी कोई राउटर, यानी कोई सर्वर, यानी कोई डेटा एक्सेस कर पाऊंगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो, चाहे कंपनी आप अपने घर पे बैठे हो एम्प्लॉय, चाहे तो आप किसी कैफे में बैठे हो, चाहे तो आप कोई कुछ भी कहीं पर भी हो, ठीक है, आप जब कनेक्टिविटी करोगे अपनी कंपनी के डेटा सेंटर में या फिर किसी और ब्रांच के उससे, तो आप अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में क्या डालोगे, रिमोट एक्सेस वीपीएन, ना कि आपके राउटर पे। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर और जो हमारी कंपनी का जो फायरवॉल है या फिर जो भी डिवाइस होगा यहाँ पर, उसके यहाँ क्या होती है, एक टनल क्रिएट हो जाती है, ताकि जो भी डेटा जाए वो क्या हो जाए, इनक्रिप्टेड होकर जाए इस टनल से और यहीं पर ही जाए। ठीक है, डन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन यहाँ पर कौन सी वो लेती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यहाँ पर जो रिमोट एक्सेस वीपीएन जो प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो टीएलएस करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो टीएलएस की देखो, टीएलएस क्या करता है यहाँ पर, जो आपकी एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है ना, याद है एचटीटीपीएस 443 पोर्ट, बट वो सिक्योर कैसे कर रही है, वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है गाइस वो, यस, बिहाइंड द स्क्रीन वो टीएलएस यूज करती है। टीएलएस को एक और नाम से जाना जाता है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसको नेटस्केप कंपनी ने बनाया था। बाद में ये एसएसएल को चेंज करके अगर नाम किसमें कर दिया, टीएलएस में। ठीक है, और किसने किया ये नाम चेंज, आईईटीएफ में, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो एक वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जैसे आपको सिस्को का एनी कनेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंड डिवाइसेस में। एक एग्जांपल ले लिया सिस्को का एनी कनेक्ट, कुछ ऐसा दिखता है सिस्को का एनी कनेक्ट, देखो मेरे लैपटॉप में है ना, तो यहाँ पे जिस भी रिमोट एक्सेस करना है मुझे यहाँ पर उसकी आईपी देनी पड़ेगी, कनेक्ट करूंगा तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, समझना, ठीक है। तो देखो अभी पासवर्ड यूजर ने मांग रहा है कि कैसे कनेक्ट किया, किसका यू एक्सेस करना चाहते हो, कौन से डिवाइस को, उसका पासवर्ड बताओ। जब मुझे पता होगा तभी मैं वहां पर एक्सेस कर पाऊंगा। तो हमारे और जिस भी डिवाइस के बीच में मैं वीपीएन बनाना चाहता हूँ, टनल बनाना चाहता हूँ, वो तभी होगी जब मैं यहाँ पर चीजें सही से डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एंड डिवाइसेस होते हैं वो, अब समझ में आया, टनल लॉजिकल कंसेप्ट होता है, यानी जो भी डेटा जा रहा होगा वो इनक्रिप्ट होकर जा रहा होगा, नया वीपीएन हेडर, नया आईपी हेडर लगा के भेजा है, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें हम लोग। डन है? इससे क्या होता है, जो एंड यूजर होते हैं स्टूडेंट, वो सिक्योरली एक्सेस कर पाते हैं कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज, बिना कंपनी कभी भी आपको ऐसे एक्सेस करने नहीं देगी गाइस। क्योंकि आपको जो ट्रैफिक है, आप जो डेटा भेज रहे हो इंटरनेट से भिजवा रहे हो, किसी ने पैकेट कैप्चर मैन इन द मिडिल कर दिया तो, रवि जी, रविंद्र जी, कर सकते हैं ना मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म, फिर इसीलिए हम वीपीएन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बताई, तो अभी आपने ये मेन डिफरेंस जान लिया साइड टू साइड वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन का। ठीक है, क्या होते हैं, साइड टू साइड वीपीएन कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है, आईपीसेक। रिमोट एक्सेस वीपीएन कौन सी करती है, टीएलएस। साइड टू साइड वीपीएन हम किस में कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर अपने एंड होस्ट एंड सॉरी साइड टू साइड वीपीएन जो होते हैं हमारे, ये मल्टीपल मैनी डिवाइसेस को विद इन साइट को सिक्योर करते हैं। कैसे, कि हम अपने राउटर पे चला रहे हैं कंपनी, या फायरवॉल पे चला रहे हैं, ठीक है, जिससे हम जो हमारी कंपनी के अंदर डिवाइसेस हैं उनको ये वीपीएन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो भी डेटा भेज रहे होंगे अपने नेटवर्क के बाहर, वो हमारा राउटर क्या कर रहा होगा, वीपीएन से टनल बना के इनक्रिप्ट करके भिजवा रहा होगा जिस भी साइट पे भिजवाना है।
अगर हाँ नॉर्मल किसी यूट्यूब चलाना है तो वहां पर वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। ऐसे रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या करता है, हमारा हमारे जो एंड होस्ट होते हैं हम Sorry, यहाँ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। साइड टू साइड वीपीएन बेसिकली परमानेंटली कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है दो साइट्स को ओवर द इंटरनेट। और वेयर एज रिमोट एक्सेस वीपीएन हमारा क्या करता है, ऑन डिमांड एक्सेस। जब आपको रिमोटली एक्सेस करना है तब वीपीएन ऑन करो, चलाओ, एक्सेस करो। ये थोड़ी कि रिमोट साइट टू साइट की तरह हम ऑलवेज ऑन चला के छोड़ा हुआ है हमने, नहीं ना। जब मेरे को भी अपनी कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तभी तो वीपीएन यहाँ पर चलाऊंगा मैं अपने कंप्यूटर में। जब नहीं करने तो मैंने वीपीएन बंद किया, नॉर्मल इंटरनेट चला रहा हूँ। क्लियर है। तो दिस वाज योर फंडामेंटल अबाउट वैन आर्किटेक्चर। आई होप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको छोटे से टाइम में मैंने समझाया। आपका काम है इस पीडीएफ को पढ़ने का बॉस, इसे कॉपी में लिखने का, ड्रॉ करने का। यूट्यूब पे सर्च करो, इंटरेस्ट बनाओ अपना, बनो कुछ सर, ठीक है। टॉपिक जल्द से जल्द खत्म होते रहेंगे, अब आपके ज्यादा टॉपिक नहीं बचे। क्लैरिटी है। मुझे कोई डाउट यहाँ तक, पूछो पूछो। ठीक है। एक्सप्लेन ओएसपीएफ विद 3 LSA मैसेजेस एंड स्टेट्स इन। ओएसपीएफ की स्टेट्स पता है आपको, कौन कितनी स्टेट्स होती है। नहीं, डाउन, इनइट, टू वे। नहीं, 3 स्टेट्स कहाँ बताई मैंने। 5 स्टेट्स बताई हुई है ओएसपीएफ की। 5, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 7 बताई हुई, कॉपी में लिखा होगा आपने, लिखो। यहाँ पर ये स्टेट्स होती है, देखो। दिखा देता हूँ, अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जब भी राउटर अपना ओएसपीएफ के बारे में, जब भी ओएसपीएफ के क्या होता है, नेबरशिप फॉर्म, मैंने आपको बताया ना ओएसपीएफ नेबर करता है। तो पहले डाउन स्टेट में होता है, वो अपने हेलो मैसेज भेजता है। ठीक है, हेलो मैसेज गया होगा यहाँ पर R2 के पास, बट उसको नेबर के बारे में नहीं पता था, उसने अपने बारे में बताया। नेबरशिप पहले मैंने वैसे बेसिकली फंडामेंटल क्या होता है, पहले नेबरशिप फॉर्म होती है, फिर वो एलएसए एक्सचेंज करता है, फिर वो वहां पर राउट क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम चलाता है, एसएफपी। ठीक है। तो ये स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन होता है कि स्टेट्स कितनी होती है। ठीक है, एलएसए, ठीक है, आप देखना। राउटर ने यहाँ पर हेलो मैसेज भेजा, यहाँ पर अपने बारे में बताया, मैं हूं 1.1.1, बट इसको नेबर के बारे में नहीं पता था। अभी आपने ओएसपीएफ यहाँ पर इस इंटरफेस में चलाया, इसने अब इसको एक मैसेज भेजा, हेलो मैसेज, ओएसपीएफ का हेलो मैसेज, ठीक है, डन। जब ये हेलो मैसेज राउटर 1 के R2 के पास पहुंचेगा, अभी देखो R1 को तो नहीं पता नेबर कौन है, अभी तो सिर्फ हेलो मैसेज इसने भेजा, अपने बारे में बताया, और क्योंकि नेबर के बारे में नहीं पता तो इसने आईपी कार्ड बताई उसकी 0.0.0, और आगे भेज दिया यहाँ पर R2 के पास। R2 के पास जब ये मैसेज पहुंचता है ओएसपीएफ का, तो ये क्या बोलता है, इसके पास से मैसेज पहुंचा ना R1 का, इसने बोला R1 अपने बारे में हेलो मैसेज भेज रहा है, यानी इसको समझ में आ गया R2 को, हमने R2 पे भी ओएसपीएफ चलाया था। R2 के पास एक हेलो मैसेज आया कि भाई मैं हूं 1.1.1 और मेरा नेबर है 0.0.0, यानी इसको इसको समझ में आ गया कि भाई R2 को कि मेरे gig 0/0 से कौन कनेक्टेड है, राउटर कनेक्टेड होगा, तभी उसने ओएसपीएफ का हेलो मैसेज भेजा। यानी इसको तो अपने नेबर के बारे में पता चल गया, बट इसको ये भी पता चल गया कि R1 को नहीं पता कि इसका नेबर कौन है, यानी R2 के बारे में नहीं पता। तो अभी ये कौन सी स्टेट में होगा, दूसरी स्टेट, इनिट स्टेट।
जब R2 अपने बारे में भी बता देता है R1 को, और R1 जैसे R2 को तो पता चल गया कि R1 कौन था, R1 इसका नेबर है, R1 को नहीं पता था, ऐसे R2 ने भी यहाँ पर OSPF का हेलो मैसेज भेजा होगा R1 के पास स्टूडेंट्स, है ना। तो इसमें R2 ने क्या भेजा हेलो मैसेज में, अपने बारे में बताया, मैं हूँ 2.2.2 और मेरा नेबर कौन है 1.1.1। जब ये मैसेज R1 के पास पहुंचेगा तो R1 समझ जाएगा ना कि भाई R1 का नेबर कौन है 2। तो अब यहाँ पर 2 वे हो गया, नहीं इन दोनों ने नेबरशिप फॉर्म कर ली। ठीक है, तो तीसरी स्टेट आती है एक्सटार्ट स्टेट। अभी तो नेबरशिप फॉर्म हुई है, नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब आती है बारी एलएसए एक्सचेंज करने की, किसकी बारी। बट अब बात थी, पहले आप बताओगे पहले मैं बताऊंगा, जैसे हम बोलते हैं पहले सर आप बोलोगे पहले मैं, या फिर दोनों बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं सर, बट एक को स्टार्ट करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन बताना। तो उसके लिए डिसाइड होता है यहाँ पर मास्टर कौन बनेगा, स्लेव कौन बनेगा। जो मास्टर होता है शुरुआत वो करता है, जो मास्टर होता है एलएसएस के बारे में बताना शुरुआत वो करता है। तो पहले डिसाइड होता है कौन बनेगा मास्टर और कौन बनेगा स्लेव, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब कौन बनता है मास्टर, जिसकी भी सबसे ज्यादा क्या होगी राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या है दोनों की, देखो R1 की थी 1.1.1 और R2 की थी 2.2.2, किसकी ज्यादा होगी राउटर आईडी। तो राउटर 2 करेगा अपने एलएसएस के बारे में स्टार्ट करना, बट अभी नहीं, स्टेट में नहीं करता, इसकी नेक्स्ट स्टेट में करेगा। एक्स स्टार्ट स्टेट में तो डिसाइड होता है कौन कौन बनेगा मास्टर कौन बनेगा स्लेव। ठीक है, ताकि उसकी बातें मानी जाए। अब जैसे कि देखो R2 बन गया था मास्टर, तो R2 ने अपने एलएसए यहाँ पर बताए R1 को। क्लियर है भाई, मेरे पास ये सारे एलएसए है। अब R1 अपने सारे एलएसडीबी टेबल में चेक करेगा कि कितने एलएसए मेरे पास है, और R2 बता रहा है इसके पास इतने सारे एलएसए है। तो ये समझ जाएगा कि भाई अब इन दोनों की एलएसए क्या बोलते हैं, ये समझ जाएगा कि भाई इसके पास कुछ एलएसए नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या करते हैं ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन सेंड करते हैं। आपको पता है ओएसपीएफ के अंदर एक टेबल होती है डेटाबेस टेबल, एलएसडीबी टेबल, लिखा है टेबल कॉपी। एलएसडीबी टेबल सबकी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। अब ये पूरी पूरी की पूरी जो हमारी अभी की स्टेट है, अभी कौन सी स्टेट में, एक्सचेंज स्टेट में। एक्सचेंज स्टेट में ये ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन सेंड करते हैं, क्या सेंड करते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे पूरे इन डेप्थ में, पूरे ओएसपीएफ पढ़ाएंगे या जीआरपी पढ़ाएंगे, समझ रहे हो, हम देखिए डिस्क्रिप्शन सेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि अब डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा भाई हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है कौन कौन से नहीं है। जो नहीं होंगे हम वही मांगेंगे ना, फिर पूरी पूरी इन डेप्थ नॉलेज मांगते हो। तो वही वाली बात थी, तो यहाँ पर R2 ने बताया क्या सेंड किया, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन। मेरे पास इतने सारे एलएसए है, R1 R3 R4 R5 R6 के एलएसए पड़े हुए। अब R1 को समझ में आ जाएगा कौन कौन से एलएसए नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट में ना जिसके अब जैसे R1 के पास कुछ एलएसए नहीं थे, तो वो मांगने पड़ेंगे ना एलएसए, भाई मुझे R5 के एलएसए भेज दे R4 का। तो वो ऐसे नहीं मांगता, वो पहले भेजता है LSR, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। R2 मुझे R4 की एलएसए शेयर कर दो। वो मैं तो आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट वो मैसेज कौन सा लाके भेज रहा होगा, LSR, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। आपकी स्क्रीन पे इस वीडियो में होगा, तुरंत कॉपी में लिख लेना अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा होगा, पढ़ाया जरूर था मैंने ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई नहीं, यहाँ पर समझो। दूसरा मैसेज कौन सा होता है, LSU। जब मेरी रिक्वेस्ट, जब इसने LSR रिक्वेस्ट भेजी R2 के पास, तो R2 के पास रिक्वेस्ट आई कि भाई R1 तो मांग रहा है इन LSS के बारे में, अब मुझको भेजनी पड़ेगी ना रिक्वेस्ट, अपडेट भेजनी पड़ेगी। ये लो भाई तुम्हारे पास 5 LSS नहीं थे, ये लो पांचों के पांचों LSS और ले लो, ये LSA1 LSA2 जो भी LSA मांग रहा था उसको दे दिए। बट वो किस फॉर्मेट में देता है, कौन सा मैसेज भेजता है वो, LSU, लिंक स्टेट अपडेट मैसेज भेजता है। जब रविंद्र जी ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सुमित सर ये क्या है, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने क्या किया, इनको LSU भेजा, लिंक स्टेट अपडेट भेजा। जब इनके पास वो भी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो सर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा सुमित सर, जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी थी वो मुझे मिल गई है। तो आखिरी मैसेज कौन सा होता है, लिंक स्टेट एक्नॉलेज, LSR LSU LS एक्ट। ये तीनों मैसेज हमारे इसी स्टेट में एक्सचेंज होते हैं, लोडिंग स्टेट। एंड द फाइनल स्टेट, क्योंकि अब देखो मैंने क्या बोला था, पहले नेबरशिप फॉर्म होती है, वो हो गई तीनों स्टेट में, इन तीनों स्टेट डाउन इनइट और टू वे में हमारी क्या फॉर्म हो रही थी, नेबरशिप। अब उसके बाद हम एलएसएस एक्सचेंज करते हैं, तो ये तो बाकी के एक्सटार्ट स्टेट एक्सचेंज स्टेट और लोडिंग स्टेट तक हमारे एलएसएस एक्सचेंज, कौन भेजेगा कैसे भेजेगा क्या क्या चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी इन तीनों स्टेट में कवर हो जाती है। अब यहाँ पर सब शेयर भी कर दी होगी LSR LSU LS एक्ट के साथ।
अब आपके पास भी उतने एलएसएस है जितने मेरे पास एलएसएस है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो जो फाइनल स्टेट होती है वो कौन सी होती है? फुल स्टेट। यानी आपके पास भी अब एलएसएस है, मेरे पास भी। तो यहाँ पर इसके बाद भी वो हेलो मैसेज भेज रहा होता है ताकि पता चले कि हम नेबर अभी भी है। अगर वो हेलो मैसेज भेजना बंद कर दे तो कैसे पता चलेगा कि नेबर अभी भी एक्टिव है या नेबर अभी भी एक्टिव नहीं है? मेरी क्लास में जैसे नवीन जी आना बंद कर जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई नवीन जी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? तो उनको रोज आके कुछ ना कुछ मैसेज भेजना पड़ेगा ना कि सुमित सर, मानते हो नहीं मानते? तो ऐसे ही राउटर्स अभी ओएसपीएफ के नजरिए से क्या करते हैं गाइस, ये हेलो मैसेज भेज रहे होते कॉन्टिन्यूसली। कब तक? आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो। कोई नहीं, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट को पॉज करके जो मैंने बताया इनको वीडियो को पॉज करके जो स्क्रीन में आपकी चीजें आ रही है ये शेयर मिल जाएंगी। और नहीं मिलेंगे तो मैं आपको अभी इसकी जाने से पहले आपको ये ओएसपीएफ की शेयर कर दूंगा। है ना सर? थैंक यू नहीं बॉस, मैंने पढ़ाया था, एक बार कंफर्म कर लेना यार। ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। बाकी एक बार मैं जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सारे हम एक बार देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हमने करवा दिए। कोई मिस हो गया होगा तो वो भी करवा देंगे। वैसे तो कोई मिस ना हो, बट इंसान है, गलती हो सकती है, तो कंफर्म भी करवा देंगे आप लोगों से, एक्नॉलेज लेके जाएंगे। ठीक है, डन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है सर। ओएसपीएफ एक यहाँ पर सीसीएनए पर्सपेक्टिव से है। जब सीसीएनपी में जाओगे आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ना आपके ऊपर है गाइस, बट पढ़ोगे तो इसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। ये तो एलएसएस बता दिए, हमारे पास 11 टाइप के एलएसएस होते हैं। वो सीसीएनए में नहीं बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, सीसीएनपी के में चाहूंगा, मैं स्टेट्स कवर करवाना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो एलएसएस क्या भेज रहे हैं ये वो 11 टाइप के एलएसएस होते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट आप इंफॉर्मेशन वो जान सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा था जो टॉपिक आपने पढ़ लिए, हमारा कंसेप्ट था रिसर्च करो इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज है, बट सब में नहीं जानी है। ऐसा होना चाहिए कि जो सुमित ने पढ़ा दी वो तो पता ही है, अब मैं और कहाँ से गेन कर सकता हूँ? भाई यूट्यूब करो, बुक्स पढ़ो, इन्वेस्ट करो टाइम गाइस। ठीक है, डन है। कोई डाउट यहाँ तक सर? तो ये सारी हमारे पास ओएसपीएफ की स्टेट्स होती हैं और ये सारे मैसेज यहाँ पर जा रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके पास नोट्स नहीं पड़े हुए मुझे बता देना, मैं आपको यहाँ से तुरंत भिजवा दूंगा। ठीक है, क्या हो गया क्या? ये ओएसपीएफ के नहीं भेजे होंगे यार। ओएसपीएफ के मैंने आपको बोला था कि आप कॉपी से लिखो राउटिंग के। मैं चाहता था कि आप लिखो यार। लिख लिया? तो एक बार देख लेना, जो मिसिंग होंगे आपके मुझे बता देना, करवा देंगे। डन है। कोई भी लगेगा आपको मुझे बता देना, मैं आपको जो मेरे पास पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मेरे को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, वो लिखने का टाइम जा चुका है, अब बात है पढ़ने की। और ठीक है, डन है। और दूसरा कौन सा मैसेज था रविंद्र जी, बताना। दूसरा कौन सा वो था प्रॉब्लम? आपको एक और क्वेश्चन बताया आपने। एक 5 था और एक 12 था। व्हाट इज राउट पॉइजनिंग? इसे रिसर्च करो। राउट पॉइजनिंग यानी आपके राउट खराब हो गया है। एक कंसेप्ट है, अच्छा सीसीएनपी का है, यहाँ पे पूछा गया है, पढ़ो उसे, रिसर्च करो। इसे थोड़ा नेट पर सर्च करके आना है, डेफिनेशन वेफिनेशन जो लिखनी लिख के आना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुरंत कल। 100% करूंगा, बट पढ़ो क्या है। नहीं करा, नहीं करा पॉइजनिंग, नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा, 100% नहीं कराया। पर तभी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपको देखो जो बना रहा है ये सब चीजें आपको ऐसा, उसको मतलब नहीं है क्या, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब इसमें दे दिया तो पढ़ेंगे आप लोग, यहाँ पर कोई ऐसे कमी नहीं है। इसे नेट में सर्च करना, 2 वीडियो देखना, लिख के आना कल अपनी कॉपी में राउट पॉइजनिंग, एक्सप्लेन मैं करूंगा 100%। कौन सा वाला? एक्सप्लेन आईपी हेडर बोल रहे हो? आईपी हेडर नहीं पता है आपको? हाँ, उसके अंदर फील्ड में क्या होता है, हमारी कौन कौन सी फील्ड होती है? आईपी वर्जन फील्ड होती है, फिर हमारी क्यूओएस की होती है, टोटल आईपी हेडर होते हैं, आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती है, फ्रैगमेंट फील्ड होती है, ऑफसेट फील्ड होती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फिर चेकसम होता है, बहुत सारी फील्ड और थी, अर्जेंट वर्जेंट सारी उसके उसके अंदर थी, आईपी हेडर के अंदर। आ, दिखा देते हैं। टीसीपी का आईपी हेडर, अब नेटवर्क लेयर का आईपी हेडर बोलता ठीक है, और उसने बोला आईपी हेडर यानी नेटवर्क लेयर की हेडर की बात कर रहा है ये। आईपी हेडर कॉपी में दिखा, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ इसके, पढ़े में आपको देख के क्लियर हो जाएगा ये।
This is the IP header that the thing is asking you. Version field, header field, type of service, total length, identification flag, offset, time to live, protocol, header checksum. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दे दिया, पूछ सकते हैं। तो रट्टा नहीं मारना, आपको पता है यार हर एक हेडर में बहुत सारी चीजें होती है सर, दिमाग में नहीं आया कोई नहीं, बट हाँ इसमें जो जो फील्ड आपकी मेन है, टाइम टू लिव फील्ड, प्रोटोकॉल फील्ड, एड्रेस चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी बताना जरूरी क्यों होता है, कहाँ डालते हैं, आईपी हेडर में तो डालते हैं हम। बिना इसके तो आप डेटा भेज ही नहीं पाओगे, कौन भेज रहा है उसका एड्रेस, कहाँ जाना है उसका एड्रेस, है ना। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके सामने जो आप बताते फिफ्थ क्वेश्चन का आईपी हेडर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। वो अनरीचेबल इसलिए दिखाता है क्योंकि राउट नहीं हो सकते उसके, या फिर वो पैकेट ड्रॉप भी यार, एक होस्ट अनरीचेबल ना बहुत कारणवश दिखा सकता है। तो एक बार सर्च करो कि ये मैं तो बता दूंगा कि भाई क्या पता उसकी राउटिंग टेबल में ना तब भी दिखा देगा अनरीचेबल, या कभी किसी और राउट उसने तो आगे भेज दिया किसी और राउटर के पास, बट वो आगे वहां ड्रॉप हो गया, या तो एसीएल ले हमने ब्लॉक कर दिया। जब हम एसीएल से ब्लॉक करवाते थे, एसीएल आता ना एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड, तब भी तो दिखाता था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, वरना तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाने जाता था। तो एक बार आप रिसर्च है सर इसकी, रिक्वेस्ट टाइम आउट यानी आपने जो मैसेज भेजे उसका एक्नॉलेज नहीं आया पिंग का। पिंग का काम क्या होता है, टू वे, आप डेटा भेज रहे हो और रिप्लाई भी आना चाहिए। अगर रिप्लाई आपने बोल दिया मैं 5 मिनट तक वेट करूंगा, समझ में आया किसी को, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, तो मेरे को लगेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, उसमें मेरा मैसेज पहुंचा ही नहीं शायद तक वहां तक, मुझे नहीं पता वो कहां तक गया क्या। एक आ गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, वो दिखाता है कि कौन सी आईपी ने बोला कि इसके बाद वो पहुंचा नहीं पा रहा, क्या पता एसीएल लगा रखी हो राउटर 2 के बाद जो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रही, समझ पा रहे हो। हाँ वो जाते हुए दिखा रहा था सिमुलेशन मोड में, पिंग किया आपने, चलो ठीक है, आपने की पिंग कमांड चलाई है, लो थोड़ा एक्सप्लेन करना सर। पिंग कमांड चलाई google.com, ठीक है, आप बोल रहे हो वो ऐसे जाते हुए दिखा रहा था, ये ऐसे कुछ दिखा रहा था पिंग। हाँ और रिसीव क्या दिखा रहा है, सेंड भी चार, रिसीव भी चार, ऐसे कैसे लॉस जीरो, अनरीचेबल दिखा रहा है। स्क्रीनशॉट खींचा करो ऐसी चीजों के। नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि सेंड और रिसीव दिखा रहा है वो, बॉस ऐसे नहीं हो सकता। मैं भी बोल रहा था ना, आप ना तुरंत स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप पे डाल देगा जब भी कोई डाउट आएगा। हाँ अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी में आपने किया था, तो क्या पता पोर्ट सिक्योरिटी से आपने डिसेबल कर रखा हो, तब वहां पर उसने मना कर दिया हो। जैसे दो पीसी लगाए, हाँ कनेक्ट किए, एक से पोर्ट सिक्योरिटी कर दिया। चलो आप यहाँ बना दो अभी, रियल डिवाइस में दिखा रहे थे। अच्छा तो बताना क्या कहता आपने, अरे यार ये मेरा पैकेट ट्रेस है तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, अभी नहीं खोल पाऊंगा गाइस। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं बना देता हूँ डायग्राम, फिर इसमें काम कर लेंगे। चलो कितने स्विच लगाने हैं यहाँ पर, एक, एक स्विच लगा दिया येलो मैंने। फिर कितने पीसी कनेक्ट किया आपने, आप एक पीसी ये रहा, एक पीसी ये रहा, हाँ ठीक है। आई आपने ठीक है, ठीक है, आपने पीसी वन की यहाँ पर जो ये पीसी वन है, आपने इस वाले पर्टिकुलर पोर्ट में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दी। इससे क्या होगा, जो भी आपने मैक एड्रेस नहीं बताया 100%, इससे क्या होगा, जो अब आपने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करी, तो तुरंत क्या होगा, जो भी पहला पीसी कनेक्ट हुआ होगा उसका पहला फ्रेम गया होगा, तो जो भी मैक एड्रेस था उसकी डेस्टिनेशन में, सोर्स में सॉरी, वो यहाँ बाइंड हो गया होगा। इसके सिवाय कोई और पीसी अगर डेटा भेजे तो वहां पर तुरंत ये पोर्ट कौन सी स्टेट में चला जाएगा, डिसेबल स्टेट में, चलो ठीक है कोई परेशानी नहीं। आपने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दी, अब बताओ क्या हुआ फिर। हाँ अनरिचेबल, तो बिल्कुल इसी वो पोर्ट सिक्योरिटी ने उस पर्टिकुलर पोर्ट को डिसेबल कर दिया सर।
सर उसकी दिक्कत नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ, ये पिंग आपने पिंग किया था और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा था, तो मेरे हिसाब से अच्छा वो भेज नहीं पा रहा था और वो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा था। एक बार ना मैंने आपको बताया था स्टेटस चेक कर लिया करो उस पोर्ट के, पोर्ट शो पोर्ट सिक्योरिटी कमांड चलाओगे तो आपको स्टेटस भी दिख जाएंगे उस पर्टिकुलर पोर्ट के, वरना शो इंटरफेस स्टेटस कमांड चलाओगे ना। अब सर ये किसी भी रीजन में मैंने बोलता ना ट्रबल शूटिंग, अभी तो आप कमांड चलाना सीख रहे हो, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसको कैसे ट्रबल शूट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसी के लिए तो कमांड्स होती है। और तो आप शो इंटरफेस स्टेटस कमांड टाइप करते, मैं तो अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस तरीके से आंसर मिलेगा, एक आइडियोलॉजी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको करते हुए देखा नहीं, तो शायद उस समय करते। अगर आप शो इंटरफेस स्टेटस देखते तो आपको दिखता कि FA0/1 क्या अभी कनेक्टेड दिखा रहा है या फिर वो एरर डिसेबल स्टेट में दिखा रहा है, शटडाउन। अगर वो शटडाउन दिखा रहा होता तो क्या पता वो उस वजह से वो ना भेज पाए। एक बार आज भी कर लेना, ठीक है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर देखो वो पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से डिसेबल हो जाएगा 100%, अगर दूसरे पीसी लगाओगे ना तुरंत डिसेबल हो जाएगा, वो डेटा नहीं भेज पाएगा। अच्छा अच्छा, वो यू डॉट 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 ऐसे दिखा रहा था, अनरीचेबल डॉट डॉट डॉट, वो वेट कर रहा है कि भाई नहीं पहुंचते, जब तक आपके पास ये वाला साइन ना आ जाए ना इसका मतलब आपका जा रहा है। ये यू दिखा रहा था अनरीचेबल, ये ये वाला ना, ये दिखा रहा है आपका सक्सेसफुल, जो पिंग करते हैं हम, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। इंटरोगेशन कहाँ दिख गया, ज्यादा इतना नहीं बता मुझे, इंटरोगेशन तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक। वो ये है सर, वो उसके आगे के वो इंटरोगेशन एक बार दिखाना है कैसे, वो कौन सा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन मार्क, अच्छा क्वेश्चन मार्क, इसका आइडिया नहीं पता, इसका क्वेश्चन मार्क का मैं थोड़ा बताऊंगा, अभी दिमाग में भी नहीं आ रहा मेरे, वरना आपको बता देता, मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। मैंने सर से देख के पूछ के बता देंगे क्या सीन है इसका, जो चीज अभी कंफर्म नहीं है तो वो आपको आंसर गलत देने में भी ठीक नहीं है, मतलब दिमाग भी नहीं आ रहा बहुत सही क्वेश्चन मार्क क्या है, ठीक है। चलो और कोई डाउट करिएगा सर। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, कल पढ़ेंगे अपन इसके बारे में और एक अच्छी चीजें, लास्ट अगले मंडे तक या ट्यूजडे तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा गाइस, 100%, ठीक है।